डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत ही वेट कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे सर BCOS 185 का एक बार आप बुक रिवीजन करवा दीजिए ताकि हम लोगों को एग्जाम में बहुत ही आसानी हो जाए किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में। देखिए, मैंने आप लोगों के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो पहले ही ऑलरेडी बना रखा है। जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे इस कोड के रिलेटेड, इसका जो एग्जाम होगा, इन सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को दे दिया गया है, जिसका आपको वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हैं, आप लोग जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का है। लेकिन सबसे पहले करना ये है, आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है, एग्जाम में अटकना नहीं है, तो आपको करना ये है कि ये जो वीडियो हम आपको समझा रहे हैं बुक रिवीजन का, आपको कंप्लीट वॉच करना है, कंप्लीट वीडियो को देखना है, ध्यान से समझना है। आप कहीं भी हो, आप एक शांत माहौल में चले जाइए, हेडफोन का यूज कीजिए, एकदम शांति से क्लास को अटेंड कीजिए। देन लास्ट में आपको क्या करना है, व्हाट्सएप से इनका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का जो PDF फाइल है वो व्हाट्सएप में परचेज करना है। कहाँ से? व्हाट्सएप से। और इनमें ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहां से आपके एग्जाम में आएंगे, सो ले लीजिएगा। सो देखिए, हम लोग समझते हैं स्टूडेंट BCOS 185, जिसका टाइटल है उद्यमिता। तो ये उद्यमिता से रिलेटेड है और इसको बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा, बहुत मजा भी आएगा, बहुत मजा आएगा। और आप सभी को पता है कि मैं इसे समझाता हूँ, मजा आता ही है। आप चैनल में न्यू हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मतलब अभी नहीं कह रहा हूँ कि अभी सब्सक्राइब कीजिए, समझिए 5-10 मिनट। आपको अगर मजा आने लगे तो आप चैनल को बिना सोचे समझे सब्सक्राइब करना। क्यों करना भाई? क्योंकि आप लोगों के सब्सक्राइब करने से मेरा सपोर्ट होगा, ठीक है। मेरा वीडियो को भी लाइक करना अगर समझ आए तो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये देखिए, यहाँ जो है आपका BCOS 185 का जो एक टाइटल है उद्यमिता, ये क्या है? अगर ये उद्यमिता अगर समझ गए तो आपको पूरा चैप्टर, पूरा बुक समझ में आने वाला है। अगर आपको यही समझ में नहीं आया कि उद्यमिता क्या है, तो भैया आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे और कंफ्यूजन इतना रहेगा कि एग्जाम में लिख भी नहीं पाओगे। इसीलिए सबसे पहले ये दो उद्यमिता को समझाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये उद्यमिता जो है ये क्या है? एक बिजनेस करने वाले को कहा जाता है, जो बिजनेस करते हैं। जो क्या करते हैं? उद्यमिता वो होते हैं जो बिजनेस करने वाले होते हैं, ठीक है। जो कोई नया काम को क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। तो जो कोई नया काम को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाने का सोचते हैं, वो उद्यमिता होता है। कौन होता है? उद्यमिता, ठीक है। तो अब वो उद्यमिता कहलाता है। अब देखो, मान के चलो आप एक कपड़ा का दुकान खोलने वाले हो। क्या? कपड़ा का दुकान खोलने वाले हो। तो कपड़ा का दुकान खोलने के लिए आप क्या करोगे? एक अच्छा स्थान है ना, एक अच्छा प्लेस का खोज करोगे, है ना, खोजोगे, अच्छा जगह खोजोगे कहाँ अच्छा चलेगा। फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे। इन्वेस्ट क्या करोगे भाई? इन्वेस्ट ये करोगे कि आपको पैसे चाहिए, है ना, पैसे चाहिए, मनी चाहिए, ठीक है। कोई भी काम करने के लिए आपको मनी चाहिए और लेबर चाहिए, ठीक है। वहां पे काम करने के लिए आपके जो लोग चाहिए ना, श्रमिक चाहिए। एंड आपको क्या चाहिए भैया? आपको गाड़ी भी चाहिए, है ना। क्या चाहिए? ट्रक, बस, ये सब बहुत कुछ चाहिए। जरूरी नहीं, अब आप बहुत तरीके के बिजनेस होते हैं। कोई छोटा, कोई चाय का दुकान खोल लेगा तो उसको थोड़ी ना बस का जरूरत पड़ेगा, ट्रक का जरूरत पड़ेगा। तो इस तरह से कोई भी नया बिजनेस को स्टार्ट करना, स्टार्टअप के बारे में सोचना, प्लानिंग करना, ये उद्यमिता ही कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आया। उद्यमिता क्या है? कोई नया बिजनेस को स्टार्ट करना, बिजनेस स्टार्ट करने को ही उद्यमिता कहते हैं, ठीक है। ठीक, तो ये प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? उद्यमिता कहते हैं। तो आई होप आपको उद्यमिता समझ में आ गया। जब इसको देखो, इसका इंग्लिश नाम होता है इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। इंटरप्रेन्योरशिप क्या होते हैं? जो बिजनेस को, नया बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। ये हमारा खंड 1 है उद्यमिता के बारे में। एक परिप्रेक्ष्य मतलब उद्यमिता को एक नजरिए से देखा जाए तो अब सबसे पहले है यहाँ पे उद्यमिता। फर्स्ट चैप्टर क्या है? उद्यमिता एक परिचय। तो फर्स्ट चैप्टर में उद्यमिता के बारे में चर्चा किया गया है। देन सेकंड चैप्टर में उद्यमशीलता, पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। तो बिजनेस करेंगे, उद्यमशीलता जो है उनके इन्वायरमेंट कैसा होगा, तो ये सब है। उद्यमिता के आयाम, उद्यमियों की दक्षताएं, सभी हम लोग कवर करेंगे। सेकंड पार्ट है आपको, सॉरी, चलिए हम लोग इसको ना स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं, उद्यमिता, है ना, परिचय।
तो यहाँ पे लिखा फर्स्ट पॉइंट भी है उद्यमिता की अवधारणा और परिभाषा। क्या है उद्यमिता, उसके बारे में, भारत में उद्यमिता का उद्भव कैसे हुआ, ये सब हम लोग समझेंगे। तो उद्यमिता के मॉडल को देखेंगे, उद्यमिता के सिद्धांत को देखेंगे। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है, ये फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट हम लोग समझेंगे। अगर फर्स्ट चैप्टर को समझ लिए देन सभी चैप्टर समझ में अच्छे से आएंगे। एक बार फिर से मैं बताऊं, यहाँ परिभाषा तौर पे अगर पूछा जाए तो उद्यमिता क्या है। उद्यमिता का मतलब क्या है भैया, कि किसी नए काम, बिजनेस या फिर कोई भी स्टार्टअप को शुरू करना और उसे सफल बनाना। ठीक है, सफल बनाने के लिए क्या करना भैया, प्रयास करना। सफल बनाने के लिए जोखिम उठाना, प्रयास करना, ये क्या कहलाएगा, उद्यमिता कहलाएगा। अंडरस्टैंड। जो व्यक्ति नया व्यवसाय, नया बिजनेस शुरू करता है, जो व्यक्ति, ये तो समझ गए क्या उद्यमिता। हमने ये चीज हमें बताना भी था कि उद्यमिता में उद्यमी, जो उद्यमिता को स्टार्ट करेगा, कोई जो नया बिजनेस को स्टार्ट करेगा, उसको हम लोग कहेंगे स्टूडेंट्स उद्यमी। क्या कहेंगे, उद्यमी। ठीक है, जो उसके ऑनर होंगे, जो काम को स्टार्ट करेंगे, उसको उद्यमी कहेंगे। ये भी जरूरी है समझना। उद्यमिता क्या समझे, कि जो भी कोई नया बिजनेस, नया स्टार्टअप शुरू करना चाह रहा है और शुरू करने के लिए मेहनत कर रहा है, जोखिम उठा रहा है, वही उद्यमिता कहलाएगा। समझ गए। अब मान के चलो कि किसी व्यक्ति ने घर पर बने क्या, अचार बेचने का काम शुरू किया। सोचा जो घर में जो अचार बनाए हैं, आम का, हमारे पेड़ है बड़े बड़े आम का, और हम इनका क्या किए, अचार बनाए हैं आम का बहुत अच्छा सा। अब उसको हम सोच रहे क्या, हमारा घर की स्थिति तो खराब है, हम इसको बेचेंगे, है ना। हम इसको बेचेंगे तो क्या होगा, पैसा होगा, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इसका बिजनेस करने का स्टार्टअप किया, तो सोचा, है ना। तो सोचा, तो उसने क्या किया, एक नया विचार सोचा। इसके लिए वो एक दुकान लिए, है ना, कोई जगह, है ना, पैसे लगाए, ग्राहकों तक सामान पहुंचा, उसके लिए मेहनत किया। उन लोग ग्राहकों को बोला भाई ये हमारा सामान अच्छा है, खा के देखिए, टेस्ट कीजिए, ये वो लाभ कमाने की कोशिश किया। तो यही प्रोसेस क्या है, वो नया बिजनेस स्टार्ट करने का जो सोचा, प्लानिंग किया, है ना, किया। तो ये क्या है भैया, ये प्रोसेस है उद्यमिता का। क्या भैया, प्रोसेस है उद्यमिता का। ठीक है, इससे क्या क्या फायदा होंगे, देखो इससे नया विचार आएंगे, जोखिम उठेगा, तो जोखिम उठेगा तो कमाई होगा। ठीक है, और ये बिजनेसमैन बन जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं, भारत में उद्यमिता के उद्भव कब हुआ। और ये भारत में उद्यमिता की अगर उद्भव की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये प्राचीन काल से ही शुरू हो गया था, बहुत ही पुरानी परंपरा के अकॉर्डिंग। प्राचीन भारत में ही लोग व्यापार, हस्तशिल्प जो हाथ से बनाते थे, और काफी अलग अलग चीजों का उद्भव करते थे। ठीक है, जो तभी टेक्नोलॉजी बहुत ही कम था, हाथों से बना के लगभग हर चीज मेहनत करके किया जाता था। तो ये आपका बहुत ही पुरानी परंपरा है। अब देखो मतलब प्राचीन काल की बात करें, कब बात करें, प्राचीन काल की बात करें, प्राचीन काल की बात करें तो लोग कपड़ा, मसाले, धातु और हस्तशिल्प का क्या करते थे, व्यापार करते थे। औपनिवेशिक काल की बात करें, जब ब्रिटिश शासन के अकॉर्डिंग, जब ब्रिटिश शासन आए, ठीक है, जब आए हमारे देश में, तो कौन आए, औपनिवेशिक काल के अकॉर्डिंग, कब, औपनिवेशिक काल के अकॉर्डिंग। ठीक है, औपनी है ना, औपनिवेशिक काल के अकॉर्डिंग जब ब्रिटिश सरकार हमारे देश में आकर, है ना, कब्जा किया, तो उन्होंने क्या किया, भारतीय उद्योगों को कठिनाई के सामना करना पड़ा। जो भारतीय जो उद्योग थे, भारत के जो उद्यमी लोग थे, उनको क्या किया, जो बिजनेसमैन थे, जो मजदूर लोग थे, उनको उनको बहुत ही ज्यादा उन पर अत्याचार किया, और उनको बहुत कठिनाई हुई। लेकिन कुछ भारतीय उद्यमी क्या हुए, उभर गए, आगे बढ़े। बट यहाँ पे क्या हुआ, देखिए ब्रिटिश शासन के आने से नया नया व्यापार हमारे देश में होने लगा, और ये व्यापार पूरे वर्ल्ड में फैलने लगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद की। ठीक है, देखो हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं भाई, भारत में उद्यमिता का उद्भव, ठीक है, विकास। तो आप देखो स्वतंत्रता के बाद की उद्यमिता कैसा था हमारा। स्वतंत्रता के बाद के समय की बात करो, तो सरकार ने इस समय उद्योगों और छोटे व्यवसाय को बढ़ावा देना शुरू कर दिया था। जो छोटे छोटे, धीरे धीरे छोटे छोटे बिजनेस के लिए प्लानिंग किया, बिजनेस स्टार्टअप किया, छोटे छोटे व्यवसाय को क्या किया, शुरू करना स्टार्ट कर दिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1991 के बाद, भारत की बात करूं, 1991 के बाद क्या हुआ, भारतीय आर्थिक जो जितने भी बीच
फैक्ट्रीज थे, बिजनेसमैन थे, मतलब उद्यमी थे, उन सबको सपोर्ट मिलने लगा, ठीक है, सरकार की तरफ से। और उद्यमिता को बड़ी गति मिली थी। इससे क्या होगा, स्टार्टअप जो है कि उद्यमिता का जो है कि वो बहुत ज्यादा स्टार्टअप होने लगा, ठीक है। क्या होगा, स्टार्टअप होने लगा, बहुत ज्यादा फास्ट मतलब चलने लगा। और नई नई कंपनियां जो आए थे वो मतलब भारत में बनाए रहे थे, लोग कुछ करने का सोच रहे, तो इसमें क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा ग्रो देखने को मिला। सो इस तरह से है हमारा कहानी। और वर्तमान समय की बात करें उद्यमिता के अकॉर्डिंग, तो भारत में स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाएं ने उद्यमिता को बहुत ही फास्ट बढ़ाया। डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, तो इसके मदद से भी हमारा देश बहुत ही ज्यादा ग्रो किया है। तो ये है उद्यमिता का भारत पर विकास। तो यहाँ पे अगर और शॉर्ट में आप समझना चाहें तो एक बार और, भारत में उद्यमिता का उद्भव कब हुआ इसके बारे में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, भारत में उद्यमिता का उद्भव प्राचीन काल से माना जाता है, लेकिन आधुनिक उद्यमिता का तेज मतलब अभी के अकॉर्डिंग, मतलब वर्तमान समय के अकॉर्डिंग इनका तेज विकास जो स्वतंत्रता के बाद, अभी जो ये स्टार्टअप देखने को मिल रहा है, आग देखने को मिल रहा है, इतना विकास देखने को मिल रहा है, तो ये कब से, जब 1991 के बाद, सॉरी, स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, धीरे-धीरे जो नए-नए बिज़नेस करने के लिए उद्यमी लोग आए, उद्यमिता का स्टार्टअप हुआ, ठीक है? नए-नए व्यवसाय शुरू हुए। उसके बाद से 1991 की बात करते हैं, उनके बाद 1991 में धीरे-धीरे और भी ज़्यादा गति मिला, ठीक है? बाद में ये विशेष रूप से 1991 के बाद खास करके बहुत ज़्यादा तेज रूप में, है ना? ग्रो के रूप में उभरा उद्यमिता। चलो, अब देखिए हम लोग समझते हैं, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट उसी को हम करेंगे कवर। यहाँ पे उद्यमिता के मॉडल, ठीक है? इसको समझ। सो उद्यमिता की अगर मॉडल की बात करें स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला आपका आर्थिक मॉडल आता है। कौन सा मॉडल? आर्थिक मॉडल का नाम आता है। तो ये क्या है, इस मॉडल के अनुसार जो लोग हैं वो लाभ यानी प्रॉफिट कमाने के लिए व्यवसाय को शुरू करते हैं। जैसे कि किसी ने दुकान खोली है ना, किसी ने कोई भी चीज का दुकान खोला, चाय वाय किसी का, तो इससे क्या करेगा, वो अधिक से अधिक लाभ कमाने का कोशिश करेगा, ठीक है, कोई भी दुकान खोला, ठीक। उसके बाद दूसरा आता है मनोवैज्ञानिक मॉडल। पहला आपने क्या समझा, आर्थिक मॉडल, जिससे क्या होगा कि अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का कोशिश करेगा, ठीक है, बिजनेस ऐसा बिजनेस स्टार्ट करेगा जिससे उसका घर की स्थिति को सुधारा जा सके, ठीक है, वो लाभ से ज्यादा लाभ कमाने का कोशिश करेगा। सेकेंड मॉडल इसका है, पहला मॉडल याद है आर्थिक मॉडल, ये सब देखो, ये आपके मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आंसर में भी मैंने आपको करा रखा है। सेकेंड है आपका क्या, आर्थिक मॉडल, सॉरी, सेकेंड है आपका मनोवैज्ञानिक मॉडल। मनो ठीक है, मनोवैज्ञानिक मॉडल। तो यहाँ क्या है, इस मॉडल के अनुसार जो व्यक्ति है, इसमें व्यक्ति के गुण जैसे कि आत्मविश्वास, नेतृत्व और जोखिम उठाने की क्षमता, इसी को देखा जाता है। जो कौन बनाते हैं, उद्यमी बनाते हैं। जो उद्यमिता के अकॉर्डिंग कौन बनाते हैं, उद्यमी बनाते हैं, ठीक है। यानी कि कोई व्यक्ति नई चुनौतियों का अगर पसंद करता है, सामना करता है, तो यहाँ पर क्या होता है, वो अपना एक नया जर्नी स्टार्ट कर रहा होता है, संघर्ष कर रहा होता है। तो ये कौन सा कहलाएगा, मनोवैज्ञानिक मॉडल। तो ये हमारा दूसरा था, ठीक है। अब तीसरा मॉडल देखते हैं। उद्यमिता के तीसरा मॉडल का नाम है समाज शास्त्रीय मॉडल। समाज शास्त्री मॉडल क्या है भैया, समाज शास्त्री मॉडल, इसे समझिए। इस मॉडल का कहना यह होता है कि जो परिवार है, समाज है, दोस्त है, शिक्षा और संस्कृति है, ये व्यक्ति को उद्यमी बनने के लिए क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है। कौन कौन, समाज, परिवार, दोस्त, शिक्षा, संस्कृति, ये क्या करते हैं, उद्यमी बनने के लिए हमें प्रभावित करते हैं। मान लो किसी बच्चे के जो माता पिता वो क्या है, व्यापारी है, बिजनेसमैन है, तो वहां पे जो बच्चे होते हैं वो बचपन से क्या देखता है भैया, बचपन से ये देखता है कि जो दुकान है वो दुकान चलता कैसा है, और ये भी देखते हैं कि ग्राहकों से कैसे मेरे माता-पिता बात करते हैं, उनका सामना कैसे करते हैं, उनसे कैसे बचता है, उनको कैसे बेचा जाता है, कैसे बात करते हैं, ठीक है? तो ये बड़ा होकर क्या होते हैं, जो बच्चे ये देखते हैं, उनके जो बच्चे ये देखते हैं, तो वो बड़े जब होते हैं, क्या होते हैं, जब वो बड़े होते हैं, तो वो बड़े होने के बाद उनके पास ये एक्सपीरियंस हो जाता है कि मेरे माता-पिता ने किस चीज़ों का सामना किया,
कैसे बिजनेस को किया होगा। और ये यही यही उनकी सोच उन्हें एक अच्छा बिजनेसमैन, एक अच्छा उद्यमी बनाता है, ठीक है। और यही एक एक बड़ा उद्यमिता का निर्माण करता है। उसके बाद आपका चौथा जो ये होता है, चौथा उद्यमिता आपका है उद्यमिता के मॉडल। चौथा उद्यमिता के मॉडल है एकीकृत मॉडल। एकीकृत मॉडल। इस मॉडल में क्या होता है, यहाँ पे उद्यमिता किसी एक कारण से नहीं होती। उद्यमिता जो होता है किसी एक कारण से नहीं होता, बल्कि इसमें पैसे कमाने की इच्छा होती है, आर्थिक इसका कारण है। दूसरा आत्मविश्वास होता है, इसका मनोवैज्ञानिक कारण है। तीसरा परिवार का इसमें सहयोग होता है। इसमें एकीकृत मॉडल में हर तरह की सोच शामिल होता है। इन सब से मिलकर वो क्या करते हैं, काम को आगे बढ़ाते हैं, एक उद्यमी बनते हैं। मतलब कि इसमें सभी मॉडल को मिक्स करके एक बड़ा सा बम बनाया जाता है, एटम बम उद्यमिता का, ठीक है। सो आसान उदाहरण भाषा में अगर बोला जाए, मान लो कि राहुल एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उसे लाभ कमाने का वो मौका देखेगा, उसे खुद पर वहां पर भरोसा होगा, तभी तो वो ऑनलाइन बिजनेस करेगा। और परिवार के लोग उनको समर्थन देंगे कि भाई तुम जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो सही कर रहे हो बेटा, करो, है ना, सही है। आप डिमोटिवेट करेंगे, नहीं ऑनलाइन बिजनेस से पैसा नहीं आएगा, ये होगा वो होगा हैंड टेन, तो इस तरह से क्या वो राहुल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हर तरह से सहायता उनको मिल रहा है, देन वो ये कर पा रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि उद्यमिता जो है कई कारणों के मिलकर काम करने से पैदा होती है। मतलब कई कारण, मतलब इस उद्यमिता में क्या होता है, कई लोग इनके साथ देते हैं। एकीकृत मॉडल में एक साथ मिलकर मेहनत करते हैं, ठीक है, हिम्मत देते हैं लोग ताकि वो आगे बढ़े। ये समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं उद्यमिता के सिद्धांत को। तो उद्यमिता के सिद्धांत की बात करें तो सबसे पहला जो सिद्धांत है, ये क्या है, आर्थिक सिद्धांत। तो भाई आखिर ये सिद्धांत का क्या इसमें मतलब है, तो इसके जो सिद्धांत है, उद्यमिता के जो सिद्धांत होते हैं, यह सिद्धांत बताते हैं कि जो लोग हैं उद्यमी, मतलब या फिर क्यों बिजनेसमैन क्यों बनते हैं, आखिर ये आपका सिद्धांत यही बताता है कि आखिर वो बनते क्यों हैं, ठीक है। और बिजनेस जो वो जो बनते हैं वो शुरू कहाँ से करते हैं, कैसे कर उसका उसके दिमाग में ये सब आइडिया आता है। तो इसके उद्यमिता के सिद्धांत की बात करें स्टूडेंट्स, तो पहला सिद्धांत इसका हम लोग कहेंगे आर्थिक सिद्धांत। कौन सी कहेंगे, आर्थिक सिद्धांत। पहला सिद्धांत कहेंगे आर्थिक सिद्धांत। तो इस सिद्धांत में क्या करते हैं, जो भी लोग होते हैं वो पैसा कमाने के लिए काम स्टार्ट करते हैं ना, पहले भी सब चर्चा किए थोड़ा सा। तो पैसा कमाने के लिए काम करते हैं जिससे ज्यादा ज्यादा लाभ हो पाए, ठीक। अगर मान लो कि अगर किसी क्षेत्र में रिपेयर का दुकान नहीं है, कि मोबाइल खराब होता है लोगों का, रिपेयरिंग करने का दुकान नहीं है, तो अगर वो लोग रिपेयर करने वाला दुकान खोलेगा तो गांव के सभी लोग एक ही जगह क्या करेंगे, सामान लेंगे, सामान ठीक करवाएंगे। तो ये क्या है भाई, आर्थिक सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। देन हम लोग देखते हैं सेकेंड। तो आर्थिक उद्यमिता के सिद्धांत का जो सेकेंड है वो होता है स्टूडेंट्स आपका मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो देखो ये सब मैंने आपको बता भी दिया, ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्या है। तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में क्या होता है भैया, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में क्या होता है, जो व्यक्ति के अंदर के गुण को देखा जाता है, अंदर के गुण से वो उद्यमी बनता है। जैसे कि अंदर का गुण क्या, आत्मविश्वास, मेहनत, जोखिम उठाने की क्षमता, कुछ नया करने की इच्छा। तो ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अकॉर्डिंग आता है ना। उसके बाद इसमें दूसरा यहाँ पर ये है कि समाज शास्त्रीय सिद्धांत। तो तीसरा क्या है भाई, तीसरा समाज शास्त्रीय सिद्धांत। समाज शास्त्री समाज शास्त्रीय सिद्धांत। तो इस सिद्धांत में क्या होता है, जो उद्यमी होते हैं वो उनको क्या होता है कि समाज का, परिवार का, है ना, क्या कहते हैं, शिक्षा का, इन सब का क्या मिलता है, समर्थन मिलता है, ठीक है। जिसके वजह से वो आगे चलकर एक अलग टाइप के शिक्षित समाज शास्त्री को देखते हैं, समाज को देखते हुए एक अलग का वो उद्यमी बनता है, जिसमें समाज का भी क्या होता है, कल्याण होता है। एंड इसका बात करें अब नेक्स्ट उद्यमिता के सिद्धांत में, नेक्स्ट बात करें तो वो आपका नवाचार सिद्धांत भी आता है। नवाचार
नवाचार सिद्धांत में क्या होता है, इस सिद्धांत को इस सिद्धांत में ये खास करके, और ये सिद्धांत की बात करें तो एक बुक के अकॉर्डिंग इस सिद्धांत में जो है कि जोसेफ सेम्प्टर ने, इसने जोसेफ सेम्प्टर ने क्या किया, इस सिद्धांत को बताया, इस सिद्धांत को प्रसिद्ध बनाया। ठीक है, इसमें ये जो कहा गया, क्या इसको ये लिख लो पॉइंट में जब आप लोग लिखोगे। ठीक है, हम लोग किस इसमें है, हम लोग है नवाचार सिद्धांत में। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि इस सिद्धांत को जोसेफ, ठीक है, समटर, ठीक है, ने क्या किया, प्रसिद्ध बनाया। उसके अकॉर्डिंग इन्होंने यही बात रखी कि इसमें जो है कि नए विचार, नई तकनीक और नए उत्पाद आते हैं। जैसे कि मान लो कि नया विचार क्या कि ये जो फूड डिलीवरी, पहले क्या होता था, कोई सामान प्रोडक्ट ऑनलाइन से होता था, है ना, एक जगह दूसरी जगह कोई मंगा लिया, जूता मंगा लिया, कोई चप्पल, कोई कोई मोबाइल मंगा लिया, कोई कुछ मंगा लिया, ऑनलाइन करते थे फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से। ठीक है, तो ये नया विचार आया इनके अकॉर्डिंग, यहाँ पे क्या होता है, फूड डिलीवरी भी, समझ में आ गया, मतलब फूड, अगर कुछ को कुछ खाना है ना, वो अपना घर में बैठ के ऑनलाइन करेगा, वो आ जाएगा खाना भोजन लेके। ठीक है, फूड लेके, तो ये भी क्या है, एक नया विचार है, तो ये नवाचार सिद्धांत में आ गया। देन उद्यमिता के सिद्धांत के अकॉर्डिंग तो आप ये समझ में आ गया कि भाई ये होते हैं क्या है। तो इसमें सबसे पहले क्या देखा स्टूडेंट, सबसे पहले आपने ये देखा कि उद्यमिता के प्रमुख सिद्धांत में आर्थिक सिद्धांत देखा। ठीक है, उसके बाद मनोवैज्ञानिक देखा, समाजशास्त्री सिद्धांत देखा, नया नवाचार सिद्धांत देखा। तो ये सिद्धांत क्या बताते हैं कि लाभ, व्यक्तित्व, सामाजिक वातावरण और नए विचार किसी व्यक्ति को उद्यमी बनने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, प्रेरित करते हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग इस चैप्टर में इसलिए लेट लगा है कि ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए, और इसके बाद जो भी चैप्टर हो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो आसानी समझने के लिए इस चैप्टर को कंप्लीट अच्छा से करवाया मैंने आपको। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं, चैप्टर 2। स्टूडेंट्स आपका चैप्टर 2 है उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, यानी कि बिजनेस जो करने वाले होते हैं, बिजनेस जो करते हैं, ये बिजनेस के अगल बगल के जो तंत्र हैं, है ना, अलग अगल बगल के जो चीज हैं, उस इन्वायरमेंट को ही क्या कहेंगे, उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र। तो इसको समझिए, यह एक ऐसा माहौल या फिर ये व्यवस्था है जहां नए व्यवसाय शुरू करने और बढ़ाने में मदद करने वाले सभी लोग, सभी संस्थाएं और संसाधन मिलकर काम करते हैं। देन इसे हम लोग क्या कहेंगे, उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, यानी अगर कोई व्यक्ति अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसे किस चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, किस चीजों की जरूरत पड़ेगी, उसे जरूरत पड़ेंगे पैसों की। ठीक है, उसे पैसों की जरूरत पड़ेंगे, है ना, निवेश करने के लिए, किसके लिए, निवेश करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत होगा। और उसके बाद उन्हें जरूरत पड़ेगी भाई, उन्हें जरूरत पड़ेगी किसके, ज्ञान और प्रशिक्षण की। ठीक है, ज्ञान और ज्ञान और प्रशिक्षण की। ठीक है, और उन्हें जरूरत पड़ेगा भैया अच्छे कर्मचारी की, अच्छे कर्मचारी की। ठीक है, उन्हें जरूरत पड़ेगा भैया उद्यमशीलता के लिए उन्हें जरूरत पड़ेगा भाई सरकारी सहायता की। ठीक, सरकारी सहायता की। फिर उनको जरूरत पड़ेगा बैंक और वित्तीय संस्थाएं की। ठीक है, बैंक और वित्तीय संस्थाएं की। ठीक है, संस्थाएं की। ठीक है, तो ये सब क्या है भैया, यही सब उनके क्या होते हैं, उद्यमशीलता के पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। तो क्या समझे, उद्यमशीलता के पारिस्थितिकी तंत्र कौन होता है, पैसा जो इन्वेस्ट किया जा सके, ज्ञान, प्रशिक्षण, अच्छे कर्मचारी, ग्राहकों का सहयोग, है ना, सरकारी सहायता, ये सब क्या है, उद्यमशीलता के पारिस्थितिकी तंत्र है। आई होप आपको समझ में आ गया। और इससे अगर अच्छा से और समझना चाहें उद्यमशीलता पारिस्थितिक तंत्र को, तो ये क्या होते हैं, देखो, ये जब ये सभी चीजें मतलब जो हमने आपको बताया, पैसा, कर्मचारी, ज्ञान, ग्राहक, तो जब ये सब चीज उपलब्ध हो जाता है, तो नए जो उद्यमी होते हैं, उद्यमियों जो बिजनेसमैन होते हैं, ऑनर होते हैं जो उद्यमशीलता के, तो उनको क्या होता है, मदद मिलता है। तो इसी मदद को हम लोग क्या कहेंगे, उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक, अब ये समझ में आ गया। तो इसके बाद यहाँ पे इस चैप्टर के अनुसार
दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एग्जाम के लिए पारिस्थितिकी तंत्र की चुनौतियां। ठीक है, तो ये क्या है, क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है पारिस्थितिकी तंत्र की, यानी कि उद्यमशीलता के पारिस्थितिकी तंत्र की चुनौतियां में क्या क्या सामना करना पड़ता है। तो भैया सामना करना पड़ेगा उसे वित्त की, देखो वित्त की कमी का, कभी कभी वित्त की कमी हो जाती है, तो वित्त की कमी होने से नए उद्यमियों को बिजनेस शुरू करने के लिए पर्याप्त पैसा या फिर लोन नहीं मिल पाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा इनका प्रॉब्लम आ जाता है कौशल की। ठीक, क्या दूसरा चुनौती क्या है इसके सामने, कौशल और प्रशिक्षण की कमी, कौशल और प्रशिक्षण की कमी। तो ये भी कमी उनके लिए चुनौती बन जाता है। ठीक, अगर ये कमी है तो कई लोगों के पास व्यवसाय चलाने का सही ज्ञान नहीं होगा, तो अगर सही ज्ञान नहीं है तो वो क्या नहीं कर सकते भाई, वो एक अच्छे उद्यमी नहीं कहला सकते, है ना, उद्यमशीलता को ग्रो नहीं कर सकते। एंड सरकार प्रक्रिया जटिल होना, मतलब कि कोई बिजनेस करने के लिए सरकारी प्रक्रिया जटिल होता है, जैसे मान लो लाइसेंस करवाना, पंजीकरण करवाना, कागजी कार्यकाल, है ना, ये तो कागजी का ये सब जो कार्य करना, वेरिफिकेशन करवाना, ये सब चीज एक चुनौती हो जाता है नए उद्यमों के लिए, क्योंकि उनके पास हर तरह के लोग उद्यमी होते हैं ना, हर तरह के उद्यमशीलता बिजनेसमैन होते हैं, तो स्टार्ट करने वाले छोटे लोग भी होते हैं, बड़े लोग भी होते हैं, तो भाई उनके पास अगर सरकारी सहायता ना मिले, इन चीज में लाइसेंस वाइसेंस ना बना पाए, तो उनके लिए भी एक चुनौती का विषय है। उसके बाद बाजार में प्रतिस्पर्धा, तो यहाँ पे क्या होते हैं उद्यमशीलता जो करते हैं, जो माने कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके जैसा जैसा बहुत सारे बिजनेसमैन पहले से ऑलरेडी होते हैं, तो यहाँ पे मुकाबला हो जाता है, मतलब कि जो बड़े बड़े पहले से बिजनेसमैन बैठे होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास पहले से सब चीज मौजूद होता है और नए उद्यमी के पास नहीं होता है, जो ये चुनौती का ही एक सामना है। ठीक है, और इनमें क्या होता है, तकनीकों की कमी भी हो जाती है, तो अब नया है तो धीरे धीरे ना तकनीक होगा, तो इसमें से टेक्निक्स का भी कमी हो जाता है, ये भी क्या है चुनौती है। उसके बाद मार्गदर्शन का अभाव, यहाँ लोग साथ में देना चाहते हैं ना ग्राहक, ठीक है ना अगल बगल के लोग, तो इस तरह से ये भी क्या है एक चुनौतीपूर्ण विषय है। अंडरस्टैंड, इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट था, हमने आपको कराया। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है इन सभी चैप्टर्स के मैंने करवा दिया है, वीडियो को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे। सो आप लोग ये टेंशन नहीं लीजिए, सबसे पहले ये कंप्लीट कीजिए। चलिए अगला है उद्यमिता के तो ये उद्यमिता के भैया आयाम क्या है, ठीक है, आयाम समझिए। तो उद्यमशीलता के आयाम वे प्रमुख गुण या फिर पहलू होते हैं जो किसी उद्यमी को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सफल बनाने में उनकी मदद करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कि उद्यमिता के कौन कौन से आयाम है, उद्यमिता के आयामों की चर्चा करें। ठीक है, तो सफल बनाने के लिए और एक उद्यमी को एक उद्यमशीलता को आगे बढ़ाने के लिए, एक उद्यमी को सफल बनाने के लिए उन्हें नवाचार, ठीक है, क्या क्या कौन कौन से पहलू, कौन कौन से आयाम की जरूरत पड़ेगा। सबसे पहला भैया नवाचार। अब ये नवाचार क्या है, इसमें क्या होते हैं, जो नए उद्यमी होते हैं उनके लिए ये नया विचार, नए उत्पाद, नई सेवाएं क्या होता है विकसित करना, ये क्या है नवाचार है। दूसरा इसमें आता है स्टूडेंट्स इनके आयाम में, दूसरा जोखिम उठाना। ठीक है, तो ये जोखिम उठाना भी क्या है आयाम, आयाम के अंदर आता है। तो ये इसमें क्या होते हैं, जो व्यवसाय होते हैं, व्यवसाय में लाभ और हानि दोनों की संभावना होती है। ठीक है, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें से प्रॉफिट एंड लॉस दोनों होने की संभावना होती है, तो इनका रिस्क जरूरी है उठाना। इनमें अगर ये सोच ले कि भैया नुकसान होगा तो हम नहीं करेंगे, तभी वो एक उद्यमी सफल उद्यमी नहीं कहलाएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। तीसरा इसमें अवसरों की पहचान, ठीक है, अवसरों की पहचान को भी इसे देखना पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि अवसरों की पहचान मतलब कि अपॉर्चुनिटी ऑफ रिकॉग्निशन, तो इस बाजार में नए-नए अवसर होते हैं ना, मतलब नए-नए ग्राहक भी क्रिएट हो सकते हैं। मान के चलो कोई भी व्यवसाय बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आपने सही तरीके से एक यूनिक तरीके से बिज़नेस स्टार्ट किया, ग्राहकों को खुश करने के लिए यूनिक डिज़ाइन बनाया, यूनिक तरीका खोजा, तो इससे क्या होंगे, आपके आपके पास एक अवसर होंगे एक सफल उद्यमी बनने का, उद्यमशीलता को आगे बढ़ाने का। अंडरस्टैंड? उसके बाद आपका नेक्स्ट आयामों में नेक्स्ट आ जाएगा उद्यमशीलता के नेतृत्व। ठीक है,
नेतृत्व सही से करने का मतलब कि ये सोचो, अगर सही दिशा दिखाने वाला यहाँ पे हो जाए, यानी कि टीम को क्या करे, सही दिशा अगर दिखाए, कर्मचारियों को सही प्रशिक्षण दे, तो वो उद्यमशीलता बहुत ही ज्यादा, मतलब वो बिजनेस जो है कि बहुत ही ज्यादा ग्रो करेगा, बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा। देन उसके बाद 5वां नंबर में हम उद्यमशीलता का आयाम में ले सकते हैं क्या भैया, निर्णय क्षमता। निर्णय, ठीक है, क्षमता। तो यहाँ पे क्या है, समय पर सही निर्णय लिया जाना चाहिए। तो समय पर अगर सही निर्णय लिया जाता है तो व्यवसाय क्या होता है, उनसे आगे बढ़ता है। मतलब कि कब कौन सा प्रोडक्ट का यूज करना है, कब कौन सा टेक्निक्स का यूज करना है, देन उनके साथ क्या हो जाए, ये उद्यमशीलता आगे बढ़े। सो ये भी आपके आयामों में से एक है। एंड नेक्स्ट आप आयाम बोल सकते हैं भैया, क्या, संसाधनों का प्रबंधन। क्या भैया, संसाधनों का प्रबंधन। तो संसाधनों का प्रबंधन में जैसे कि कोई भी उद्यमशीलता के लिए नया स्टार्ट कर रहा है तो उनको धन, समय, श्रम और अन्य संसाधनों का उचित उपयोग करना होगा, है ना, सही तरीके से यूज करना होगा, देन उनके बाद भी ये आगे बढ़ेंगे। देन इसके इसके अकॉर्डिंग आपने क्या सीखा, उद्यमशीलता के जो आयाम कौन कौन से हो गए, नवाचार, जोखिम उठाना, अवसरों की पहचान करना, नेतृत्व करना, निर्णय क्षमता लेना और संसाधनों का प्रबंधन करना, ये सभी उद्यमी को क्या करते हैं, सफल बनाते हैं। तो ये उद्यमशीलता, उद्यमिता के आयाम है। सो अब ये समझ गया चैप्टर, इसमें देखो इसमें यही सब बातें हैं। इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो बनेंगे इसी के अकॉर्डिंग बनेंगे, तो चैप्टर भी खत्म। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका, अब देखिए आपका नेक्स्ट चैप्टर है उद्यमियों की दक्षताएं, ठीक है। क्या है, इंटरप्रेन्योर्स कॉम्पिटेंसीज, ठीक है। तो उद्यमियों की दक्षताएं, इनमें क्या समझना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग समझते हैं दक्षताएं ये क्या होता है। तो दक्षताएं जो है वो किसी कार्य को कम से कम समय में मेहनत, किसी कार्य को कम से कम समय में और मेहनत और संसाधनों का उपयोग करके पूरी कुशलता और सफलता के साथ पूरा करने की क्षमता है। अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब आपने क्या समझा कि यहाँ पे क्या होता है, उद्यमी ये चाहते हैं कि कम समय में ऐसे मेहनत करें, ऐसे काम को करें, ऐसे संसाधनों का उपयोग करें कम से कम, जिससे हमें प्रॉफिट ज्यादा हो, ज्यादा लाभ हो, ठीक है। तो ये है। तो उद्यमियों की दक्षताएं कौन कौन से होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले दक्षता की बात अगर करें तो हम बोल सकते हैं नेतृत्व क्षमता, ठीक है। नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप, मतलब अगर अच्छा नेतृत्व करने वाला हो, बिजनेस के अकॉर्डिंग अच्छे टीम मेंबर्स हो, तो टीम मेंबर्स सही से अगर काम करें, देन क्या होगा कि वो जो उद्यमी होंगे वो जल्दी आगे बढ़ेंगे, और वो बिजनेस जो होंगे वो क्या होंगे, जल्दी ग्रो करेंगे, ठीक। और दूसरी बात, दूसरा जो दक्षता है इनमें से, दूसरा दक्षता हम बोल सकते हैं निर्णय, ठीक है, निर्णय लेने की क्षमता। तो निर्णय लेने की क्षमता भी एक बहुत अहम भूमिका होती है। मतलब सही समय पर अगर सही निर्णय लिया जाए लीडर्स के अकॉर्डिंग, तो वो क्या होगा, वो उद्यमी बहुत आगे बढ़ेंगे, ठीक है, वो बिजनेस बहुत आगे बढ़ेंगे। सही है। उसके बाद तीसरा जोखिम, क्या देखो, हर जगह हर चैप्टर में कुछ इस तरह का बातें हो ही जाते हैं कि नहीं। तो तीसरा आपने क्या देखा, तीसरा जोखिम, ठीक है। तो जो भी काम है उसको जोखिम के अकॉर्डिंग रिस्क लेके करना चाहिए ना। न्यू दक्षताएं जो न्यू जो बिजनेसमैन होंगे, जो बिजनेस करने वाले होंगे, तो उनके वो जोखिम भैया लेने होंगे। बिजनेसमैन बिजनेसमैन जोखिम लेना ही पड़ेगा। उनमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि नुकसान हो जाएगा, है ना, नहीं हो पाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। अंडरस्टैंड। चौथा, संचार कौशल उनका क्या हो भाई, सही हो। मतलब कि वो तभी जल्दी काम कर पाएगा, तभी सफल हो पाएगा जल्दी से, तो जब वो क्या करेगा, सही बातचीत करेगा। जो संचार कौशल क्या हो, उसके उसमें संचार कौशल हो। संचार कौशल का क्या मतलब हुआ कि जो भी ग्राहक आए उनके पास, ग्राहकों को सही से बात कर पाए, सही से कर्मचारी से सही से बात कराए, ठीक है, कर्मचारी को हमेशा खुश रखे, है ना, शांति वातावरण बनाए रखे, तो उस तरह से भी एक बिजनेस जल्दी ग्रो करेगा, ठीक है। कोई भी, और दूसरा चौथा, समस्याएं,
समस्या, चौथा इसमें समस्याएं आ जाते हैं, समस्याएं का समाधान। अब देखो कोई भी समस्या आता है तो अचानक उनको क्या करना है, सबको मिलकर समस्या का समाधान करना है ना। जितने भी टीम मेंबर्स है एक दूसरे का हेल्प करें, और जो ऑनर है उन्हें क्या करना चाहिए, उन सबकी एक समय समय पर हर सिचुएशंस का सॉल्यूशन करना चाहिए। देन और भी ज्यादा आकर्षक और भी जल्दी काम होंगे। उसके बाद आपका नवाचार क्षमता, ठीक है, जरूरी पड़ता है उसके बाद दक्षता में नवाचार क्षमता की दक्षता। ठीक है, तो ये नवाचार दक्षता हम उसको बोल सकते हैं, नवाचार दक्षता या फिर नवाचार क्षमता। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो उद्यमी है वो नए विचार और अवसरों को ढूंढे, अवसरों को देखे, और इनकी मदद से जल्दी जो बिजनेस है वो ग्रो हो जाएगा। योजना बना के काम करे, और सातवां में क्या करेंगे, योजना और प्रतिबंध, और योजना और प्रबंध है सातवां, ठीक है, योजना और प्रबंध करके, मतलब कि कोई भी काम करने के लिए सही योजना बनाए और उसके लिए क्या करे, प्रबंध करे। देन क्या हो सकता है, जल्दी से जल्दी काम वो सफल हो सकते हैं। अंडरस्टैंड। अब देखिए आगे, आगे क्या है कि आपने अभी क्या सीखा, क्या कहते हैं उद्यमियों की दक्षता में आपने क्या सीखा, कि आपने ये ना सीखा कि कोई भी काम और दक्षताएं, कोई भी काम की कोई भी दक्षता है तो वो क्या तभी आगे बढ़ेगा, मतलब कि उद्यमी में तभी वो ग्रो करेगा जब शिद्दत से नेतृत्व करेगा, निर्णय लेगा, जोखिम उठाएगा और संचार कौशल सही करेगा, समस्या का समाधान करने की कोशिश करेगा, नवाचार क्षमता रखेगा, योजना और प्रबंध सही से करेगा, तो वो उद्यमी आगे जल्दी बढ़ेगा। अंडरस्टैंड। ये चैप्टर, इस चैप्टर में बस इतना ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। ये खंड ही खत्म है इस चैप्टर के साथ साथ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका खंड 2 स्टार्ट हो जाता है, और खंड 2 जो है क्या है, खंड 2 है आपका व्यवसायिक आइडिया, चयन और व्यवहार्यता। ठीक, तो अब देखो जो बिजनेस करेगा, बिजनेस वाला आइडिया, बिजनेस के आइडिया, उसकी चुनाव और उनकी व्यवहार्यता। तो इसके अकॉर्डिंग में अब 5th चैप्टर आपका है व्यवसायिक अवसर। ठीक है, व्यवसायिक अवसर, पहचान और चयन। ठीक, अब इसको समझते हैं। तो व्यवसायिक अवसर वाला हम लोग चैप्टर को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ये, ठीक, ये हमारा चैप्टर है व्यावसायिक या व्यापारिक अवसर। ठीक है, तो यहाँ पे व्यावसायिक, तो यहाँ पे व्यावसायिक है, बट ये यहाँ पे आपके चैप्टर जो है वो व्यापारिक अवसर है। चलिए, व्यावसायिक या व्यापारिक सेम ही है। चलो, इसमें हम लोग समझेंगे कि ये व्यापारिक अवसर आखिर है क्या। तो व्यापारिक अवसर है ना, तो ये वह अवसर होता है, यह वह मौका होता है जिसमें कोई व्यक्ति क्या करते हैं, बिजनेस नया बिजनेस शुरू करते हैं और उनमें लाभ कमाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखते हैं कि मौका का तलाश करते हैं कि कब उसे मौका मिले और वहां पे वो नया बिजनेस स्टार्ट करे और उस नया बिजनेस से वो ग्रोथ पाए। तो ये नया बिजनेस करने के लिए नया ऑफर का, नया अवसर का, अपॉर्चुनिटी का क्या करते हैं, इंतजार करते हैं। तो इसमें पहचान और चयन को हम लोग समझें तो क्या, व्यापारिक, देखो व्यापारिक अवसर की जो पहचान की अगर हम लोग बात करें, तो व्यापार शुरू करने से पहले यह पता लगाना कि जो बाजार है, बाजार में किस वस्तु का सबसे अधिक मांग है, किस वस्तु और सेवा का डिमांड सबसे अधिक है, तो इन चीज को खोजेंगे, इन चीज का पहचान करेंगे, ग्राहकों की जरूरत क्या है, बाजार में नई मांग क्या है, नई तकनीक क्या है, सरकारी योजनाएं क्या है, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन क्या है, इन सब चीजों पर फोकस किया जाएगा। तो यही है पहचान करना। देन जब इन चीजों का पता चल जाएगा तो व्यापारिक अवसर में चयन की बात आएगी। तो चयन में क्या, कि हम लोग को ये चुनाव करना पड़ेगा कि हम कौन सामान का यूज करें, कौन सा प्रोडक्ट का यूज करें, क्या करें ऐसा कि लोग जो नया मेंबर्स हैं, नए टीम है, नए कस्टमर है, वो हमारे और आकर्षित हो, बाजार की मांग को पूरा करेंगे, लाभ की संभावना, जब बाजार की मांग करेंगे तो लाभ की संभावना कम, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, और हमें पूंजी का अच्छा से इन्वेस्ट करना है, जोखिम लेना पड़ेगा। ठीक है, और जो इंटरेस्टेड है उद्यमी, जो कार्य उद्यम जो हम लोग रखेंगे बिजनेस पार्टनर, टीम बनाएंगे। ठीक है, जो क्या कहते हैं लेबर्स रखेंगे, उनके अकॉर्डिंग हम भी अभी हमें काम करना है। उन्हें भी ये देना है कि भाई आपकी जो सैलरी है, सैलरी में बढ़ोतरी हो। ठीक है, उनको हर तरह से खुशी करना है, उनको खुशी करना है, कस्टमर को खुशी करना है। देन एक व्यापार बहुत तेजी से बढ़ेगा, उद्यमिता आगे बढ़ेगा, बिजनेस ग्रो करेगा। तो इसमें इस चैप्टर में यही बात है। अब देखो, यहाँ पे क्या है, व्यापार योजना के स्रोत में आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत क्या है। तो व्यापार, यहाँ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं व्यापार योजनाओं के स्रोत के बारे में, बट ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं।
तो आंतरिक और क्या कहते हैं आंतरिक और बाह्य स्रोत। यहाँ पे आंतरिक स्रोत की अगर बात करें तो यहाँ पे व्यापार के योजना के आंतरिक स्रोत वे स्रोत होंगे जो उद्यमी है ना या फिर संस्था के अंदर कैसे क्या होंगे प्राप्त होंगे, जिनसे क्या हो व्यापारिक विचार। कौन सा व्यापारिक विचार, व्यापारिक विचार और योजना बनती है और योजना। ठीक है, कहाँ के किसी संस्था के अंदर, ठीक है, उद्यमी के अंदर। तो कि मान लो कोई फैक्ट्रीज खोले तो फैक्ट्री के अंदर उनके बारे में प्लानिंग चलता है, योजना चलता है, विचार होता है कि भाई क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे ज्यादा कस्टमर खींचा जाएगा, है ना, ये सब चीज। तो इनमें अगर हम लोग आंतरिक स्रोत की बात करें तो इनमें अंदर आंतरिक स्रोत में आपका क्या हो सकता है, उद्यमी का अनुभव। क्या भाई, उद्यमी का अनुभव। इसमें क्या होंगे पहले के कार्य का या फिर व्यवसाय का अनुभव को क्या करना पड़ेगा, मतलब कि जो भी आंतरिक में जो भी लेबर्स काम करते हैं, ठीक है, तो उन लेबर्स को देखा जाएगा, उन वर्कर्स को देखा जाएगा कि उन्होंने कैसा काम किया। अब उसे कैसा काम करना चाहिए कि जो उद्यम है, जो उद्यमिता है वो ग्रो करे, जो बिजनेस है वो ग्रो करे। ठीक है, तो उसके बाद सेकेंड आंतरिक स्रोत में सेकेंड ध्यान रखना पड़ेगा ज्ञान और कौशल को। क्या, ज्ञान और शिक्षा या फिर कौशल, ज्ञान और शिक्षा लिख सकते हो। ठीक है, इसमें पढ़ाई, प्रशिक्षण, तकनीकी जानकारी से नए व्यावसायिक अवसर को देखना है। ठीक है, मतलब कि नया नया ज्ञान खोजना है, नया नया विचार करना है ना, उसमें टेक्निक्स की बढ़ोतरी करना है। इस तरह से क्या हो जाएगा, एक बिजनेस और भी आगे बढ़ेगा। ठीक है, और आंतरिक स्रोत में हो कि रुचि के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब कि कोई काम आपके बिजनेस में मतलब आपके फैक्ट्रीज में, कंपनी में जो भी बिजनेसमैन है, सॉरी वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, उनको उनकी रुचि देखना है, उनके शौक देखना है, वो काम किस शौक से कर रहे हैं, किस रुचि से कर रहे हैं। तो उसको ऐसा रुचि का ये करना है ना, मतलब उन्हें इस तरह से सुविधा देना है कि उनको मजा आए काम करने में। ठीक, फिर आपका चौथा पॉइंट देखो, पहला तो आपने, तीसरा रुचि हो गया आपका, रुचि और शौक। उसके बाद फोकस किया जाता है चौथा, रचनात्मक और नवाचार। ठीक है, रचनात्मक और नवाचार। तो ये क्या है, आंतरिक स्रोत में बता रहा हूँ। तो रचनात्मक और नवाचार में नए विचार और आविष्कार व्यापार योजना बनाने में सहायता करते हैं, मतलब कि यहाँ पे नया विचार लाते हैं, ऐसा विचार कि जो उद्यम किसी उद्यमी को आगे बढ़ाते हैं, किसी उद्यमशीलता और क्या कहते हैं जो बिजनेस है, उस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए नया विचार ग्रहण करते हैं, नया विचार के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या करेंगे, ये किसी भी आंतरिक व्यापार को आगे बढ़ाएंगे, आंतरिक स्रोत को आगे बढ़ाएंगे। अब बात करते हैं बाह्य स्रोत की। अब बाह्य स्रोत वो स्रोत होंगे जो उद्यमी या संगठन के बाहर से प्राप्त होंगे और नए व्यावसायिक विचार तथा योजनाएं बनाने में मदद करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि बाह्य स्रोत के अकॉर्डिंग देखा ये जाएगा, बाह्य स्रोत क्या होगा, व्यापार का बाह्य स्रोत होगा बाजार सर्वेक्षण। बाजार सर्वेक्षण देखा जाएगा कि बाजार में डिमांड किस चीज का हो रहा है। ठीक है, बाजार में जो मार्केट में क्या हो रहा है, डिमांड किस चीज का हो रहा है, कस्टमर क्या मांग रहे हैं, किस चीज की जरूरत है कस्टमर को, बाजार को, है ना। ग्राहकों से बाह्य स्रोत में दूसरा आएगा ग्राहकों की क्या फीडबैक। ठीक है, क्या दूसरा आएगा आपका ग्राहकों का फीडबैक, ग्राहकों का सुझाव भी बोल सकते हैं इसको हिंदी में। तो यहाँ पे हम जो भी काम करेंगे तो ग्राहकों से फीडबैक जरूर लेंगे, इसलिए लेंगे ताकि हमें ये पता चले कि हमारा सामान जो है, हम जो प्रोडक्ट रखते हैं, हम जो प्रोवाइड करते हैं, उनको कितना पसंद आता है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले काम करने। भाई हम जो काम कर रहे हैं वो पसंद कर रहे हैं, तभी तो हमको काम भी हम करना है, तभी तो और भी ज्यादा लोग ये होंगे, है ना। उसके बाद तीसरा आप इसमें देखेंगे बाह्य स्रोत में आपका प्रतियोगिता, प्रतियोगिता या प्रतियोगियों का अध्ययन। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि ये जो हम बिजनेस कर रहे हैं, अगल-बगल के जो लोग कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं? उसमें क्या है? लोग क्या उनके पास ज़्यादा क्यों जा रहे हैं? मतलब लोग जा रहे हैं तो फिर क्यों जा रहे हैं? वहाँ पे क्या सिस्टम है? इन सब चीज़ों का भी क्या करना है, पता लगाना है, ठीक है? और नई तकनीक तो बाह्य स्रोत में आपका नई तकनीक देखेंगे कि भाई बाहर में कौन नई तकनीक आया है, या फिर हम कोई नई कौन-सा तकनीक का यूज़ करेंगे जिससे हमारा जो है बिजनेस ग्रो करेगा। तो ये सब बात आपका व्यापार योजना के स्रोत देखा जाता है, ठीक है? चलो अब हम लोग देखिए इसमें, इसमें और कुछ भी नहीं, इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं। चलो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे हम वही करा रहे हैं, ठीक है।
और मोस्ट मेरा क्वेश्चन आंसर तो मैंने करा ही दिया। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर। चलिए नेक्स्ट चैप्टर क्या है भैया, बाजार अनुसंधान। तो यहाँ पे छठा चैप्टर आपका बाजार अनुसंधान। तो इसके बारे में हम लोग ये समझेंगे कि ये बाजार अनुसंधान क्या है। तो देखिए अनुसंधान का मतलब होता है स्टूडेंट्स इंग्लिश में रिसर्च, ठीक, रिसर्च, ठीक है। रिसर्च मतलब कि मार्केट रिसर्च, बाजार अनुसंधान मतलब मार्केट रिसर्च। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि बाजार अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसमें किसी उत्पाद या फिर सेवा के बारे में ग्राहकों की क्या जरूरत, पसंद, मांग और बाजार की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। समझ गए कि बाजार अनुसंधान में क्या किया गया, किसी भी उत्पाद, सेवा, ग्राहक पसंद और बाजार में किस चीज की सिचुएशन है, किस चीज की डिमांड है, इनका अध्ययन करना, रिसर्च करना ही बाजार अनुसंधान कहलाएगा। ठीक है, यानी कि व्यवसाय शुरू करने से पहले बाजार की जो जानकारी है कि कैसी, मतलब बाजार की के बारे में पता लगाना कि भाई ये बाजार में क्या चलता है, किस चीज को कहाँ रखना से, किस चीज को सेलिंग करने से ज्यादा हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो इसका क्या बाजार अनुसंधान का क्या उद्देश्य होता है कि ग्राहकों की क्या बाजार अनुसंधान का क्या मतलब ये होता है कि ग्राहकों का जो है कि आवश्यकताओं को समझा जाए, बाजार की जो मांग है उनका पता लगाया जाए, है ना। और जो कंपटीशन लेने वाले जो लोग हैं, ठीक है, तो कंपटीशन लेने वाले लोगों के बारे में पता लगाएं कि भाई लोग कौन है जो कंपटीशन ले रहे हैं उनसे, ठीक है। और सही जो बिजनेस आइडिया है, बिजनेस जो रूल है, प्लानिंग है, वो क्या होना चाहिए। तो इन चीजों के बारे में क्या करते हैं, बाजार अनुसंधान में पता लगाते हैं। तो इनका महत्व की हम लोग बात करें तो क्या हो जाता है कि इनसे ये होता है कि बाजार की जो मांग है वो जानने में मदद होती है, जोखिम कम हो जाता है, रिस्क कम हो जाता है, ग्राहकों की पसंद समझ में आ जाता है, तो सामान प्रोडक्ट सेलिंग करने में मजा आता है ना, वही सामान हम लोग रखने लगते हैं। और इससे क्या होता है एक उद्यमी बहुत ही आगे बढ़ते हैं, एक बिजनेस आगे बढ़ता है। समझ गए। तो इस तरह से आप ये समझिए बाजार अनुसंधान क्या हो गया, यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी उत्पाद या फिर सेवा के संबंधों में ग्राहकों की आवश्यकताओं, बाजार की मांग, प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन एंड बाजार की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। अंडरस्टैंड, ये समझ में आ गया। एंड अब स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर बाजार निरीक्षण की बात करते हैं, बाजार का निरीक्षण। तो ये बाजार का निरीक्षण क्या है, निरीक्षण मतलब क्या होता है, देखो निरीक्षण मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण का इंग्लिश क्या होता है, ऑब्जर्वेशन। ये भी सर्च के ही तरह होते हैं। ये बाजार का निरीक्षण वह प्रक्रिया होता है जिसमें उद्यमी बाजार में जाकर ग्राहकों, उत्पादों, कीमतों, मांग और कॉम्पिटिटर, जो कॉम्पिटिटर होते हैं, उनकी गतिविधियों को देखते हैं देखकर वो अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं कि क्या बात है, क्या नहीं। ठीक है, अर्थात ये समझो कि बाजार की वास्तविक स्थिति को देखकर, समझकर, जानकारी प्राप्त कर कर जो काम किया जाए, जो पता लगाया जाए, वही क्या हुआ भैया, बाजार का निरीक्षण। आई होप आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट आपको यहाँ पे है विपणन मिश्र, है ना, विपणन मिश्र। तो इसे भी समझते हैं। बाजार का निरीक्षण में थोड़ा सा और जिक्र कर दूं तो इसमें क्या निरीक्षण, क्या क्या आपने क्या क्या समझा। इनके निरीक्षण में, बाजार के निरीक्षण में, ठीक है, बाजार का निरीक्षण में ग्राहकों की पसंद और व्यवहार को देखा जाता है, उत्पादों की मांग को यानी कौन चीज का डिमांड है, वस्तुओं की क्या कीमत है, समझ गए। जो कंपटीटर्स हैं उनकी क्या गतिविधि है, बाजार की नई क्या ट्रेंड है, इन सब चीजों को देखा जाता है। इनसे क्या होता है, ग्राहकों की जरूरतों को समझने में मदद मिलती है, सही व्यापारिक निर्णय लेने में सहायता होती है, बाजार के जो अवसर होते हैं उन और चुनौती जो होते हैं उन सबका पता चलता है। ठीक है, और जो कंपटीशन जो है, कंपटीशन की जानकारी मिलती है। ठीक, इस तरह से अब हम लोग थोड़ा सा विपणन मिश्र को देखते हैं। ठीक है, अ, मिश्र, अब विपणन क्या है भाई, विपणन मित्र क्या है। तो यहाँ पर इसको समझिए,
विपणन मिश्र या फिर विपणन मिश्रण भी इसको बोलते हैं। ये क्या है? ये उन सभी तत्वों का समूह है। विपणन मिश्रण क्या है? ये उन सभी तत्वों का समूह है जिनका उपयोग किसी उत्पाद या फिर सेवा को बाजार में सफलतापूर्वक बेचने के लिए किया जाता है। ठीक है? जैसे इसको हम लोग 4 पीस के अकॉर्डिंग हम लोग मान सकते हैं। मतलब 4 जैसे क्या होता है? किसके अकॉर्डिंग हम लोग 4 पीस के अकॉर्डिंग हम लोग मानते हैं। ठीक है? तो 4 पी के अकॉर्डिंग क्या है? जैसे कि पहला पी क्या होता है? पहला पी का मतलब हो गया प्रोडक्ट। पहला पी का मतलब प्रोडक्ट, मतलब कि क्या बेचा जा रहा है, कौन सी वस्तु या फिर सेवा क्या, तो इस चीज को देखा जाता है। ठीक है? दूसरा मिश्रण इसका होता है बाजार का दूसरा, विपणन मिश्र का दूसरा। पहला आपने क्या देखा? पहला आपने देखा प्रोडक्ट, पहला पी प्रोडक्ट। दूसरा आपका यहाँ पे दूसरा क्या है भाई? दूसरा प्राइस देखा जाता है। ठीक है? तीसरा प्लेस देखा जाता है। चौथा चौथा भाई प्रमोशन। ठीक है? चौथा क्या है? प्रमोशन, ये सॉरी प्रमोशन। ठीक है? तो ये सब 4 पीस के मतलब हुए। तो ये क्या है भैया? ये है विपणन मिश्र। तो ये 4 पी मिलकर क्या बनाते हैं? विपणन मिश्र बनाते हैं। इस तरह से इस चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट था और ये भी खत्म। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन आपके आएंगे तो वो मैं करवा रहा हूँ ना। चलो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने कहा करा दिया, ये तो रिवाइज करा रहा हूँ। ये क्वेश्चंस कहाँ से करा दिया? जो भी आएंगे इसी हेडिंग के अकॉर्डिंग ही बनेंगे, जो जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ उसी अकॉर्डिंग बनेंगे। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में आप लोगों को लेना जरूर है, परचेज कर लीजिए व्हाट्सएप में जाकर। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इजी लैंग्वेज में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 इयर्स के रिपीटेड क्वेश्चन है उन सभी को लिया गया। ठीक है? ले लेना, आप लोग तैयारी कर लेना। चलिए नेक्स्ट है आपका चैप्टर 7। अब जो हमारा चैप्टर है क्या है? व्यवसाय योजना की तैयारी। ठीक है? तो व्यवसाय योजना की तैयारी आखिर ये क्या होता है? व्यवसाय योजना, इसका मतलब क्या हुआ? व्यवसाय योजना को इंग्लिश में बोला जाता है बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान। तो ये क्या है? तो व्यवसाय योजना एक लिखित वेरिफिकेशन यानी दस्तावेज है या फिर डॉक्यूमेंट है जिसमें व्यवसाय के उद्देश्य, कार्यप्रणाली, निवेश, विपणन और भविष्य की योजनाओं का विवरण होता है। व्यवसाय योजना की जो तैयारी है वो व्यवसाय शुरू करने से पहले उसकी पूरी रूपरेखा बनाना है। मतलब कि जो हम लोग बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं उस बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हम जो प्लानिंग करते हैं उससे उसके लिए कि भाई ऐसा करना है, वहाँ जमीन लेना है, वहाँ प्लेस लेना है, वहाँ ये सामान डालना है, इस चीज का बिजनेस करना है, उस चीज का बिजनेस करना है, ऐसा लेबर होगा, ऐसा सिस्टम होगा। तो ये सब सिस्टम फिस्टम डिस्टम ये सब क्या है भैया? यही तो है व्यवसाय योजना। ठीक? अब इसमें देखा जाता है व्यवसाय के उद्देश्य निर्धारित करना, बाजार का अध्ययन करना, उत्पाद और सेवाओं को देखा जाता है। ठीक है? क्या क्या बेचना है, इसका क्या निर्णय लेना है। ठीक? उसके बाद ग्राहकों की मांग क्या है, क्या कंपटीशन चल रहा है, और इसके बाद देखा जाता है कि भाई उनके पास जो बिजनेस करेगा उनके पास पूंजी है कि नहीं है, क्या पूंजी है। ठीक है? पूंजी, लागत, आय ये सबको देखा जाता है, इनका अनुमान लगाया जाता है। ठीक है? और जो मार्केटिंग का योजना बनाना पड़ता है ताकि जैसे कि वो ये सोचता है कि नया बिजनेस करेंगे तो उनकी किस तरह से प्रचार किया जाए, कैसे प्रचार करेंगे कि लोग जल्दी जुड़ेंगे। तो ये सब है व्यवसाय की योजना। ठीक? तो अब समझे, क्या समझे? व्यवसाय योजना की तैयारी वह प्रक्रिया है जिसमें व्यवसाय के उद्देश्यों, बाजार अध्ययन, उत्पादन चयन, वित्तीय योजना, विपणन योजना तथा प्रबंधन व्यवस्था की रूपरेखा तैयार की। ठीक है? ये समझ गए आप। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे आपके यहाँ पे क्वेश्चन टाइप से है क्या है? व्यवसाय योजना क्या है? तो भैया व्यवसाय योजना एक लिखित दस्तावेज, यही तो हम लोग अभी डिस्कस किए है ना। व्यवसाय योजना क्या है? एक लिखित दस्तावेज है जिसमें किसी व्यवसाय को शुरू करने और चलाने और विकसित करने की पूरी योजना का विवरण होता है। ठीक है? इसमें व्यवसाय के उद्देश्य, उत्पाद, सेवा, बाजार, पूंजी, मार्केटिंग और प्रोडक्शन प्रबंधन से संबंधित जानकारी शामिल होती है। तो एक व्यवसाय के शुरू करने के अगर मुख्य तत्व की बात करें तो इसमें व्यवसाय के उद्देश्य क्या, उत्पाद और सेवा क्या, बाजार का अध्ययन, वित्तीय योजना, विपणन योजना, प्रबंधन व्यवस्था, ये सब चीजों को ध्यान दिया जाता है।
नेक्स्ट आपका है भैया, नेक्स्ट आपका आपके सामने है, क्या लिखा हुआ? व्यवसाय योजना लिखने के क्या लाभ? आखिर ये क्यों लिखा जाता है? तो व्यवसाय योजना लिखने से उद्यमी को अपने व्यवसाय सही ढंग से चलाना और ग्रोथ करवाना ये बहुत अच्छा से आ जाता है, एक्सपीरियंस मिलता है और मज़ा आता है काम में, ठीक है? और इससे क्या लाभ है भई? इससे लाभ ये कि स्पष्ट दिशा पता चलता है, जोखिम इसमें कम होता है, रिस्क कम होता है कि अगर हम लोग को सब पता रहेगा मार्केटिंग के बारे में तो रिस्क ज़्यादा तो होगा नहीं, जो काम करेंगे तो होगा ही। सही निर्णय लेने में सहायता मिलती है, संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है, प्रकृति का जो मूल्यांकन आसान हो जाता है, प्रकृति के बारे में पता लगाना आसान हो जाता है, भाई किस चीज़ समय क्या चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है? इसीलिए ये सब चीज़ किया जाता है किसी बिज़नेस को करने से पहले। इस तरह से अब हम लोग नेक्स्ट देते हैं, इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्या है? आपके सामने क्या है भाई? व्यवसाय योजना तैयार करने की क्या आवश्यकता है? तो क्या आवश्यकता है? व्यवसाय योजना तैयार करने की जो आवश्यकता की बात करें तो यह व्यवसाय को सही दिशा देना और सफलता प्राप्त करने के लिए काम करता है। तो इसकी खास करके जो व्यवस्थाएँ देखें, तो आवश्यकताएँ देखें तो क्या होगा? पहला तो होगा व्यवसाय के उद्देश्य को स्पष्ट करना, दूसरा बाज़ार की जानकारी को प्राप्त करना, वित्तीय योजना बनाना, जोखिम को कम करना, ठीक है? जोखिम कम हो ही जाते हैं ना, उसके बाद बैंक एवं निवेशकों की से क्या करना? सहायता प्रदान करना, सहायता लेना, ठीक है? तो ये सब चीज़ों की ये सब चीज़ों की आवश्यकता होता है, ठीक? उसके बाद आता है आपका यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट। यहाँ क्या है? डिटेल्ड विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मतलब डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये क्या है? विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है जो किसी परियोजना यानी कि किसी परियोजना मतलब प्रोजेक्ट या फिर बिजनेस से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियों का विस्तृत विवरण रखता है ना। जितने भी कोई जो भी काम है उनके बारे में पूरा संपूर्ण जानकारी उसी प्रोजेक्ट में रहता है। यह रिपोर्ट यह बताती है कि परियोजना क्या है, शुरू कैसे करनी है, कितनी पैसा खर्च होगी, कितना लाभ होगा, इसे कैसे चलाया जाएगा, इन सभी चीज़ों को वहाँ पर दर्ज किया जाता है। इस तरह से आपका ये चैप्टर भी खत्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 8, व्यवसाय योजना व्यवहार्यता। अब बात करें व्यवसाय योजना व्यवहार्यता की, तो ये क्या है? इसका अर्थ होता है यह जाँचना कि जो प्रस्तावित व्यवसाय व्यवहारिक यानी कि प्रैक्टिकल, लाभदायक और लाभदायक मतलब पोर्टेबल, ठीक है? प्रॉफिटेबल और सफल हो सकता है या नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें क्या पता चल यहाँ पर ये ताल लगता है व्यवसाय योजना व्यवहार्यता में कि जो बिज़नेस शुरू किया जाए उनसे पहले यह पता लग जाता है, यह पता लगाना कि वह जो योजना है वो वास्तव में सफल होगा या फिर नहीं, ठीक है? अगर सफल नहीं होगा, क्या हम वो काम करेंगे? मान लो कि हम कहीं खोलेंगे भाई है इसका दुकान, किसका? अ 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 कॉफ़ी का दुकान, ठीक है, याद आ गया मुझे, कॉफ़ी का दुकान। अब वहाँ जो लोग हैं, वहाँ कॉफ़ी पीने वाले लोग नहीं हैं, वहाँ कॉफ़ी से इंटरेस्टेड नहीं है, कॉफ़ी की प्राइस ज़्यादा लगेगा, वहाँ पे सामान हर चीज़ का इन्वेस्ट ज़्यादा करना पड़ेगा और लोग इसे पसंद नहीं करेंगे जल्दी। कहाँ पे? ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। हाँ, यही कॉफ़ी अगर शहरी क्षेत्र में हो, लोग शौक से पिएँगे, जितना लगे, लगे। तो ये सब चीज़ों को देखना, यही क्या कहलाएगा? व्यवसाय योजना की व्यवहार्यता, ठीक है? तो यहाँ पे आपने क्या समझा कि इनकी अगर आप बात करें प्रकार की, जैसे कि ये होते किस प्रकार से, तो बाजार व्यवहार्यता पहली तो ये देखा जाता है इस पे व्यवसाय योजना व्यवहार्यता में पहला बाजार व्यवहार्यता, ठीक है? बाजार व्यवहार्यता व्यवहार्यता, दूसरा तकनीकी व्यवहार्यता, चौथा वित्तीय व्यवहार्यता और पांचवा चौथा दूसरा आपने क्या लिखा? पहला आपने ये समझो कि बाजार व्यवहार्यता, दूसरा इसमें लिख नहीं रहा हूँ, बस आपको समझा रहा हूँ। व्यवसाय योजना
व्यवसाय योजना व्यवहार्यता का, तीसरा कौन सा व्यवहार्यता ये आ जाएगा, वित्तीय व्यवहार्यता, और चौथा प्रबंधकीय व्यवहार्यता। इन चारों को देखना पड़ेगा, ठीक। तो अब यहाँ पे जो बुक के अकॉर्डिंग जो है, बुक के अकॉर्डिंग क्या है, आपने तो ये समझ लिया ना, फिर से मैं आपको बताता हूँ कि व्यवहार योजना व्यवहार्यता क्या है। कि यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह आकलन लगाया जाता है, यह आकलन किया जाता है कि कोई भी व्यवसायिक योजना बाजार, तकनीकी, वित्तीय और प्रबंधकीय दृष्टि से व्यवहारिक तथा लाभदायक है या नहीं, ठीक है। जो काम हम लोग कर रहे हैं बाजार और तकनीक और वित्त या फिर प्रबंधन, ये व्यवहार्यता को सेटिस्फाइड करेगा या फिर नहीं, इस तरह से आपका ये होगा। अब देखो आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है भाई, वो है आपका परियोजना व्यवहार्यता विश्लेषण, ठीक। तो परियोजना व्यवहार्यता विश्लेषण वह प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा यह जांचा जाता है कि कोई भी परियोजना व्यवहारिक, लाभदायक और सफलतापूर्वक लागू की जा सकती है या फिर नहीं। इसमें क्या होता है कि बाजार की मांग, तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता, वित्तीय स्थिति, प्रबंधन क्षमता तथा संभावित जोखिम का अध्ययन किया जाता है। इस विश्लेषण का जो परियोजना की बात करें तो इनकी परियोजना की सफलता की जो संभावना, इससे क्या होता है पता चलता है और सही निर्णय लेने में सहायता मिलती है। यह क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यह निवेशकों में बैंकों और उद्यमियों को परियोजना और उपयोगिता की लाभ के बारे में समझाता है। अंडरस्टैंड। तो ये क्या है, परियोजना व्यवहार्यता विश्लेषण। एंड इसके आगे हम लोग यहाँ समझे थोड़ा सा तकनीकी विश्लेषण के। तो तकनीकी विश्लेषण क्या होगा, यह वह विश्लेषण होगा जहाँ पर क्या कि व्यवहार्यता या फिर जहाँ पर एक परियोजना व्यवहार्यता का अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। तकनीकी विश्लेषण में भी क्या किया जाएगा, एक परियोजना व्यवहार्यता का अध्ययन किया जाएगा या फिर उसका एक भाग है। इसमें यह जांचा जाता है, यह पता लगाया जाता है, हम लोग किसमें हैं, तकनीकी, हम लोग है तकनीकी विश्लेषण में, ठीक है। यहाँ यह पता लगाया जाता है, यह जांचा जाता है कि जो मशीनरी है, उपकरण है, कच्चा माल, बिजली, श्रम, ये उपलब्ध हमारे पास है या नहीं। तो ये तकनीकी विश्लेषण में आएगा, किसके अकॉर्डिंग, बिजनेस के अकॉर्डिंग, बिजनेस व्यापार, बिजनेस योजना, इन व्यवहार्यता के अकॉर्डिंग, ठीक है। और दूसरी बात, यह विश्लेषण उत्पादन प्रक्रिया की जो उपयुक्तता और दक्षता है उनको सेटिस्फाइड करता है या फिर नहीं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर तकनीकी विश्लेषण से इसके अकॉर्डिंग तकनीकी जो विश्लेषण है, इस विश्लेषण से यह पता चलता है कि परियोजना को तकनीकी रूप से कितना हेल्प हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। ये समझ गए। अब हम लोग इसमें जो समझेंगे वो समझेंगे बाजार व्यवहार्यता विश्लेषण, ठीक है। बाजार व्यवहार्यता विश्लेषण, तो यहाँ पे बाजार व्यवहार्यता विश्लेषण यानी एनालिसिस करें तो ये क्या है, तो बाजार व्यवहार्यता विश्लेषण वह प्रक्रिया होता है जिसमें किसी उत्पाद या फिर सेवा बाजार में मांग, ग्राहकों की आवश्यकताओं और प्रतिस्पर्धा तथा बिक्री की संभावना का अध्ययन किया जाता है। इसका उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि जो प्रस्तावित उत्पाद है या फिर सेवा है, इसमें जो बाजार सफल होगी या फिर नहीं। इस विश्लेषण में लक्ष्य जो होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, इस विश्लेषण में जो लक्ष्य होता है, टारगेट जो होता है वो होता है ग्राहक, बाजार का आकार, मूल्य निर्धारण और कंपटीटर्स जो होते हैं, कंपटीशन, इनमें इसका स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है। इससे व्यवसाय को सही विपणन रणनीति बनाने में सहायता मिलती है और इसमें जोखिम भी, रिस्क भी क्या होता है, कम होता है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो वो हमारा है वित्तीय विश्लेषण, ठीक है। वित्तीय विश्लेषण, वित्तीय विश्लेषण परियोजना की जो आर्थिक वित्तीय विश्लेषण क्या है, ये परियोजना की क्या है, आर्थिक, कौन सा, बाजार व्यवहारिक परियोजना के अकॉर्डिंग। तो ये क्या है, वित्तीय विश्लेषण परियोजना की आर्थिक स्थिति और लाभप्रदता, मतलब जिससे प्रॉफिट हो, इनकी मूल्यांकन करने की क्या करती है, प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया है, ठीक। इसमें परियोजना के लिए आवश्यक पूंजी यानी कि कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट, तो आवश्यक पूंजी, कॉस्ट यानी कि लागत, व्यय, आय, लाभ, ये सब चीजों का अध्ययन किया जाता है। इसका उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि जो परियोजना है ये आर्थिक रूप से व्यवहार्य और लाभप्रद है या नहीं, ठीक है। तो वित्तीय विश्लेषण से निवेश की आवश्यकता, संभावित लाभ तथा जोखिमों का क्या किया जाता है स्टूडेंट, आकलन किया जाता है। इस तरह से ये चैप्टर भी आपका खत्म।
अब देखिए आपके सामने आया है चैप्टर 9 व्यवसाय योजना का कार्यान्वयन। ये चैप्टर 9 आपको समझना है, व्यवसाय योजना का कार्यान्वयन। तो ये कार्यान्वयन क्या है? ये इम्प्लीमेंशन आखिर ये है क्या? यहाँ पर देखिए समझिए व्यवसाय योजना का कार्यान्वयन वह प्रक्रिया होता है जिसमें तैयार की गई वस्तुओं, तैयार की गई व्यवस्था योजना को वास्तविक रूप लागू किया जाता है, ठीक है? एंड आवश्यक इसके अंतर्गत क्या? आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था, पूंजी जुटाना, कर्मचारियों की नियुक्ति, उत्पादन कार्य शुरू करना तथा विपणन गतिविधियों का संचालन किया जाता है। इसका उद्देश्य व्यवसाय के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना और इस प्रक्रिया में योजनाओं के अनुसार कार्यों का समन्वय, निगरानी और नियंत्रण भी किया जाता है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं लोकेशन लेआउट क्या है। अब हम लोग लोकेशन लेआउट को ध्यान से समझेंगे। क्या करेंगे? लोकेशन लेआउट को ध्यान से समझेंगे कि क्या होता है ये लोकेशन लेआउट। तो लोकेशन लेआउट वह स्थान होता है जहां व्यवसाय, उद्योग, दुकान या फिर कारखाने स्थापित किए जाते हैं। मतलब कि ये लोकेशन ऐसा लोकेशन होता है जहाँ ये सोचा जाता है, ये देखा जाता है कि कहाँ पे बिजनेस करे किया जाए वो बढ़िया चले। ठीक है, मान के चलो ये शहर है, ये पटना है, ठीक है। तो ये पटना और हम किसी गांव का नाम या फिर किसी छोटा छोटा सिटी का नाम ले, मान लो कि अररिया, पूर्णिया, ठीक है, अररिया ले लेंगे, किशनगंज ले लेंगे, छोटा सिटी और या फिर ये बड़ा सिटी में अगर लोकेशन को अगर चूज करना पड़े तो पटना ही किया जाएगा, क्योंकि पटना एक अच्छा सिटी है, बड़ा सिटी है, एक स्टेट का। सो बिहार का एक बड़ा सिटी है पटना, तो राजधानी है। अब समझ लो कि लोग क्या करेंगे, लोकेशन पटना ही सेलेक्ट करेंगे, है कि नहीं? तो ये होता है लोकेशन लेआउट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अच्छी लोकेशन चुनते समय हमें ये बात भी ध्यान रखना पड़ता है, क्या कि आप देखो ये तो समझ गए कि ये अच्छा जगह है। इसमें क्या है कि कच्चे की यहाँ पे उपलब्धता हो, परिवहन सुविधा अच्छा हो, मतलब बिजनेस के लिए कोई सामान, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा हो, बाजार निकट अगल बगल में मतलब मार्केटिंग एरिया हो, लोग यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आए, बिजली पानी की भी अच्छा व्यवस्था हो, श्रमिक हो, तो ये होता है, ठीक। समझ आ गया? तो लेआउट का आखिर क्या मतलब है? यहाँ पे जो लेआउट है ये क्या मतलब है भैया? ये जो लोकेशन का लेआउट है, ये लोकेशन आपने देखा, तो लोकेशन का ये जो लेआउट है, अच्छा इसका क्या मतलब है? ये भी तो आप लोग पूछ सकते हैं ना। तो लेआउट का अर्थ होता है कि कारखाने, कार्यालय या फिर दुकान में मशीन जो होते हैं, मशीनों, उपकरणों, विभागों और कार्यस्थलों की उचित व्यवस्था, अधिक से अधिक व्यवस्था, ठीक है। अच्छा लेआउट क्या होता है भाई? कार्य को अच्छा बनाता है, समय कम लगता है, कम समय में बहुत ज्यादा काम हो जाता है ना, उत्पादन का सही उपयोग हो जाता है, उत्पादन क्षमता बढ़ता है, संसाधनों का बेहतर उपयोग हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है लोकेशन लेआउट का फायदा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा व्यावसायिक प्रक्रिया। इसे भी समझिए। क्या है व्यावसायिक प्रक्रिया? व्यावसायिक प्रक्रिया उन सभी कार्यों और गतिविधियों का क्रम है जिनके माध्यम से कोई व्यवसाय अपने उत्पाद या फिर सेवा का उत्पादन, वितरण और बिक्री करता है। यानी कि कच्चे माल से लेकर ग्राहक तक जो रियल प्रोडक्ट है, उत्पाद है, पहुंचाने की कंप्लीट पूरी प्रोसेस, यही क्या है? व्यावसायिक प्रक्रिया है, ठीक है। जैसे मान लो जैसे इसमें क्या क्या हो सकते हैं? पहले तो कच्चे माल की व्यवस्था हो, दूसरा उत्पादन, तीसरा कच्चे माल से क्या हो जाए? उत्पादन हो जाए, ठीक है। पहले क्या हो? कच्चे माल, ठीक है। कच्चे माल से क्या हो जाए? कच्चे माल समझते हो? ऐसा माल जिस चीज के लिए हम लोग, मान लो कि हमें बिस्किट का ये करना है, ब्रेड बेचना है, तो ब्रेड के लिए हमें पहले आटा चाहिए, ठीक है। तो आटा चाहिए, बहुत सारे मशीन चाहिए, तो इन सब के लिए जो इन सब का जरूरत पड़ जाता है। तो देन आपको फाइनली क्या होता है? ब्रेड का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए कच्चा माल क्या हो गया? आटा हो गया। इस तरह इसके कच्चे माल आटा हो गए ना। और जो मान लो कुर्सी बनाना है, बेंच बनाना है, तो उनके लिए कच्चा माल क्या हो जाएगा? कच्चा माल हो जाएगा लकड़ी, ठीक है। कच्चा माल क्या हो जाएगा? लकड़ी हो जाएगा। मतलब टेबल बनाना है तो उनके लिए कच्चा माल लकड़ी हो गया, यही होता है। तो कच्चा माल ऐसा होता है जो किसी दूसरे चीज जिससे हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कच्चा माल की व्यवस्था हो, उत्पादन, इसके प्रक्रिया की बात करें, उत्पादन, प्रोडक्शन सही हो, गुणवत्ता की जांच, विपणन, मार्केटिंग कैसा है नहीं है, मार्केटिंग अच्छा हो, ठीक है। ये भी अगर मार्केटिंग सही नहीं होगा तो बिक्री ही नहीं होगा, बिक्री को ध्यान देखा जाता है, ग्राहक, कस्टमर को ध्यान दिया जाता है। तो ये व्यवसाय क्या है? प्रक्रिया है, ठीक।
अब ये इस तरह से ये दोनों इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में, जहां से क्वेश्चन बनेंगे उसी को देखा जा रहा है। उसके बाद हम लोग देते हैं, देखिए स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छा लग रहा है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में भी अच्छा है ना, कमेंट करेंगे और भी स्टूडेंट आएंगे तो आपका कमेंट देखेंगे, है ना, फिर वीडियो को देखेंगे तो इससे हमें बहुत फायदा होगा, है कि नहीं। चलो अब हम लोग नेक्स्ट दूसरा खंड पे चलते हैं, ये खंड खत्म हो गया है ना, चलो दूसरा खंड चलो। अब हम लोग आ गए हैं स्टूडेंट्स तीसरा खंड, ठीक है, खंड 3। तो इनमें क्या है, संसाधन जुटाना और स्टार्टअप के बारे में चर्चा है। तो सबसे पहला हम लोग इसमें 10वां चैप्टर में देखेंगे स्टार्टअप पहल, 11वां चैप्टर में वित्तीय संसाधन जुटाना और 12वां चैप्टर है गैर वित्तीय संसाधन जुटाना। तो ये 3 चैप्टर यहाँ पर देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। अब समझिए चैप्टर 10, ठीक है, आपका चैप्टर 10 क्या है भैया, स्टार्टअप पहल। स्टार्टअप पहल, तो इसको समझना अच्छा से, क्या होता है स्टार्टअप पहल, क्या है स्टार्टअप। तो देखिए समझिए इसमें स्टार्टअप पहल नए उद्यमों, ठीक है, क्या, नए उद्यमों, नए उद्यमों और नवाचार, नए उद्यमों और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार तथा विभिन्न संस्थाओं द्वारा शुरू की गई क्या है भैया, योजनाएं और कार्यक्रम है। समझ में आया, क्या है ये, नए उद्यमों, जो नए नए मार्केटिंग बिजनेस आएंगे, बिजनेस जो लोग खोलेंगे, जो नए-नए बिजनेसमैन होंगे, मतलब छोटे-छोटे उद्यमों, नए उद्यमों, उद्यम समझ लो बड़ा कारखाना, ठीक है, दुकान, तो नए-नए उद्यमों और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए क्या किया सरकार ने, एक विभिन्न संस्थानों से मिलकर उनके द्वारा शुरू की गई, क्या किया, उनके द्वारा क्या किया गया, शुरू किया गया योजना और कार्यक्रम। इसका क्या उद्देश्य है, स्टार्टअप पहल, स्टार्टअप का क्या उद्देश्य है कि युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना। तो उनको ये बताना कि आप अपना खुद का बिजनेस करो, आप भी एक बिजनेस कर सकते हो, अच्छा से घर चला सकते हो, तो नया बिजनेस स्टार्ट करो, ठीक है, रोजगारी मतलब काम काज करो, बैठे मत रहो, है ना, उनको एक जोश दिया जाता है, जुनून दिया जाता है। समझ में आ रहा है। और भारत में स्टार्टअप इंडिया, भारत में अ, भारत में जो स्टार्टअप इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया, भारत में स्टार्टअप इंडिया, ठीक है, तो भारत में स्टार्टअप इंडिया जैसी पहल नए उद्यमियों को क्या किया, वित्तीय सहायता मतलब पैसे देकर, पैसे की मदद कर कर, पैसे से, ठीक है, प्रशिक्षण देकर, मार्गदर्शन कर, तथा कर पर भी लाभ देकर, ठीक है, जो टैक्स है उन पर भी लाभ लाभ देते हुए व्यवसाय स्थापित करने में क्या किया, सहयोग किया और कर रहे हैं। इससे क्या होता है, इससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, नवाचार प्रोत्साहन, नवाचार को क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है और देश के आर्थिक विकास में योगदान होता है कि नहीं। इसलिए यह उद्यमिता विकास का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है स्टार्टअप पहल। सो अब हम लोग इसमें देखो, ये तो इससे हम लोग क्या समझे, ये स्टार्टअप भी समझ गए ना, तो फिर से एक बार पता करें, तो स्टार्टअप क्या होता है भाई, स्टार्टअप एक नया व्यवसाय यानी कि न्यू बिजनेस होता है, जो किसी नए विचार, उत्पाद, सेवा, तकनीक के आधार पर क्या किया जाता है, शुरू किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, ग्राहकों की समस्याओं का समाधान करना और तेजी से विकास करना, ठीक है। उदाहरण के लिए मान लो, यदि कोई व्यक्ति एक नया मोबाइल ऐप का या फिर ऑनलाइन सेवा शुरू करता है, तो लोग उससे क्यों जुड़ेंगे, लोग जो ये सोचेंगे ना कि यहाँ पर नया नया है, काम अच्छा होगा, सर्विस अच्छा होगा, यहाँ पर पढ़ने में, मान लो मेरा ही चैनल है, नया नया चैनल है, आप लोग पढ़ रहे हो, अच्छा लग रहा है, आप लोग जुड़ रहे हो ना, यही है स्टार्टअप, मैंने स्टार्ट किया, स्टार्टअप हो गया हमारा, ठीक है। और आप लोग मेरा सपोर्ट करोगे तो बहुत बहुत जल्दी अच्छे सब्सक्राइबर गेन होंगे, ठीक है। तो इस सेशन में मेरा टारगेट है जून का सेशन में 50,000 सब्सक्राइबर का, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो भाई हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हमारा है स्टार्टअप इंडिया, ठीक, स्टार्टअप इंडिया वैसे समझ में आ ही गया क्या है स्टार्टअप इंडिया। तो स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण क्या है, योजना है, पहल है, जिससे कब लागू किया भैया, ये समझिए स्टार्टअप इंडिया। तो स्टार्टअप इंडिया किसके द्वारा, भारत सरकार द्वारा ये योजना लागू किया गया, ठीक है, भारत सरकार द्वारा और कुछ एनजीओ के द्वारा, ठीक है, मिलकर इसको क्या किया गया, स्टार्ट किया गया, जिससे 16 जनवरी, कब स्टार्ट किया गया था, स्टार्टअप इंडिया कब बना, कब स्टार्टअप इंडिया स्टार्ट किया गया भाई, तो ये 16 जनवरी 2016 को क्या कर दिया गया, स्टार्टअप इंडिया शुरू किया गया, है ना। इसका उद्देश्य में उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप और नवाचार और नए व्यवसाय को क्या मिला, बढ़ावा मिला। इसका क्या उद्देश्य है, इसका उद्देश्य ये है
कि जो भारत के युवा हैं वो स्वरोजगार मिले उनको, वो रोजगार उसको मिले, क्या मिले? रोजगार मिले, ठीक है? खुद का मालिक बने, नए स्टार्ट की स्थापना को बढ़ावा दे, रोजगार का इससे अवसर अगल-बगल के लोगों में मिले, लोगों को काम मिले, ठीक है? और इसमें क्या होगा भाई, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था बढ़ेंगे, है ना? हमारे देश में इनकम ज़्यादा होगा, देश के साथ-साथ हमारे समाज भी गति करेंगे, ठीक है? सो आपने क्या समझा? स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक पहल है जिसे 2016 में शुरू किया गया। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य नवाचार, उद्यमिता और नए व्यवसायों को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और स्टार्टअप को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना। ये समझ में आ गया। अब देखो स्टार्टअप, इसमें एक और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्टार्टअप के सामने चुनौतियों क्या भाई, क्या चुनौतियाँ? स्टार्टअप शुरू करना और उसे सफल बनाना ये आसान नहीं होता। मतलब कोई बिज़नेस हम करना चाहेंगे ना, तो सोच तो लिए, उसे करना इतना आसान नहीं होता। खोल भी लेंगे ना, इतना चलाना आसान नहीं होगा, ठीक है? ये कठिन ही ये बहुत ही मतलब रिस्क वाली काम हो जाएगा, ठीक है? कोई नया व्यवसाय शुरू करना है, ये ज़रूरी है कि वो चल ही जाए, ठीक है? हो सकता है हम कहीं न कहीं कमियाँ करते होंगे, या अच्छा पैलेस नहीं लेते होंगे, या फिर पूँजी सही नहीं लगाते होंगे, ठीक है? या फिर हमारे अंदर अच्छे लेबर्स नहीं हैं, वर्कर्स नहीं हैं, तो इससे हमारा काम नहीं चलेगा। ये हमारी चुनौती है। देखो इसमें इसके सामने क्या-क्या प्रमुख चुनौती आते हैं, जैसे वित्तीय संसाधनों की कमी हो सकती है, और कड़ी प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, मुकाबला, अगल-बगल बढ़िया-बढ़िया दुकान आप छोड़ोगे किसी तरह लोकल, तो नहीं चलेगा ना। ग्राहकों को आकर्षित कैसे किया जाए, ये भी एक चुनौती है। नया दुकानदार को नया बिजनेस स्टार्ट करने में कुशल कर्मी, देखो मान के चलो भैया, हम नया भी ये कर रहे हैं, जब हमने स्टार्ट किया था बड़ा दिक्कत हुआ था, चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहे थे ना, सब्सक्राइबर भी नहीं हो रहे थे भैया, 10-10 सब्सक्राइबर के लिए सोचना पड़ता था, सोचते इंतजार करते थे भैया, एक दिन में एक सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ता, ए बाप रे! दिमाग खराब होता था यार। फिर धीरे-धीरे सपोर्ट किया आप लोगों ने बहुत अच्छे से, है ना? आगे बढ़ा, तो इस तरह जल्दी-जल्दी सपोर्ट करो, हमारा टारगेट है 50,000 का। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है देखिए, वित्तीय संसाधन जुटाना। कोई भी बड़ा बिजनेस करने के लिए भैया संसाधन, वित्तीय संसाधन खास करके पैसे कौड़ी का बहुत जरूरत पड़ जाता है। इस चीजों पे देखना, इस चीजों का प्रबंध करना बहुत बड़ा चुनौती हो जाता है। तो क्या है भाई वित्तीय संसाधन जुटाना, क्या है समझे इसमें? तो वित्तीय संसाधन जुटाना करते हैं क्या, कि व्यवसाय या फिर परियोजना को जब शुरू करेंगे, उसको शुरू करने और चलाने के लिए आवश्यक जो फंड है, धन है, इनकी व्यवस्था करना, ठीक है? अगर बिना पैसा व्यवस्था किए हम कोई बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते हैं, हमारा बिजनेस आगे नहीं हो सकता है, नहीं बढ़ सकता है। किसी भी व्यवसाय की सफलता के लिए पर्याप्त पूंजी का होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है। इसलिए उद्यमी विभिन्न स्रोतों से धन एकत्र करता है, अलग अलग चीजों से धन। कैसे कैसे? सबसे पहले खुद की पूंजी, अपना धन, ठीक है? स्वयं की पूंजी, है ना? इसके स्रोत समझ लो, है ना? क्या स्रोत सुन लो, कि अपने स्रोत के अकॉर्डिंग पूंजी को इकट्ठा करता है। जो काम पहले से कर रहा होता है उनसे पूंजी इकट्ठा करता है। दूसरा इसका एक टारगेट होता है बैंक से। पहला क्या होता है भाई? स्व पूंजी, है ना? स्वयं की पूंजी, ये पहला स्रोत वित्तीय संसाधन जुटाने का। दूसरा है क्या? बैंक ऋण, बैंक ऋण। तीसरा निवेशक, जिस पर खर्चा किया जाए उनको भी निवेशक, ठीक? और चौथा जो है वित्तीय संसाधन जुटाने का, जो चौथा चौथा होता है आपका, ये अपने अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ भाई, सरकारी योजनाएं। कोई सरकारी योजना आ गया, वहां से पैसा अगर आया है तो वो भी पैसा हम यूज कर सकते हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया है ना, उनके तहत भी मदद की जाती है, तो उनका भी यूज कर सकते हैं। और दूसरा इन कैसे जुटाएंगे? अगर किसी के पास खास दोस्त है ना, जो मदद कर सकते हैं, तो मित्र या फिर रिश्तेदार से पैसा को हम लोग इकट्ठा करते हैं, मित्र या रिश्तेदार। तो इस तरह से हम लोग वित्तीय संसाधन को क्या कर सकते हैं? जुटा सकते हैं। ठीक है? अब हम हमारा जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। तो इसे समझिए, क्या है ये? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। भारत सरकार की एक क्या है भाई, ये प्रमुख रोजगार योजना है। ये कौन सा योजना है? प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया एक रोजगार योजना है। इसे क्या कहेंगे? खड़ी एंड वैल्यू विलेज
इंडस्ट्रीज कमीशन द्वारा, किसके द्वारा, इसे खड़ी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन द्वारा क्या किया गया, संचालित किया गया, ठीक है, चलाया जा रहा है, भी चलाया जाता है। एंड इसका जो उद्देश्य है वो युवाओं, जो यूथ है उनको बेरोजगार लोग है उनको क्या करना, रोजगार देना, ठीक है, खुद का मालिक बनना, खुद का रोजगार करने में मदद करना, ठीक। इनका क्या उद्देश्य समझे, जो लेबर लोग हैं वो स्वरोजगार बने, सबके पास रोजगार हो, नए रोजगार के जो अवसर आते रहे, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र इनसे विकास करे, है ना। और यहाँ पे क्या लाभ, बिंग ऋण की सुविधा हो जाता है, सरकारी सब्सिडी मिलते हैं इसके इस योजना के तहत, ठीक है। और क्या होते हैं, नए व्यवसाय स्थापित करने में क्या होता है, सहायता होता है। तो क्या समझे, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम क्या है, भारत सरकार की एक रोजगार सृजन योजना है जिसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना तथा सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना, मतलब छोटे छोटे दुकान खोलना, तो इनकी वित्तीय सहायता और सब्सिडी प्रदान करना, समझ गए। तीसरा है यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपका मुद्रा, ठीक है, मुद्रा योजना, इसे भी समझिए। मुद्रा योजना क्या है भाई, मुद्रा का पूरा नाम है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसियां, मैं लिख देता हूँ, है ना, क्या भाई, मुद्रा, ठीक है। एम से क्या हो जाएगा, एम से हो जाएगा माइक्रो, और यू से हो जाएगा यूनिट्स, डी से हो जाएगा डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस, रिफाइनेंस एजेंसी, अब सर्च कर लीजिएगा, रिफाइनेंस एजेंसी, ठीक है। सुन लीजिए, समझ लीजिए अच्छा से कि इसका क्या होगा कि ये माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, इसका पूरा नाम होगा किसका, मुद्रा का। यह जो है कि भारत सरकार की ही क्या है, एक योजना है जिसका उद्देश्य क्या है, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, दुकानदारी करते हैं या फिर खुद का रोजगार वाले जो सूक्ष्म उद्यम है, उनकी सहायता किया जाए, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है, छोटे व्यवसाय को कर्ज देना, ऋण देना, है ना, जो स्वरोजगार जो है उनको बढ़ावा देना, उद्यमिता का विकास करना और रोजगार के अवसर बढ़ना, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए। तो इस तरह क्या समझे, मुद्रा योजना भारत सरकार की भी, ये भी क्या है, भारत सरकार की एक वित्तीय सहायता योजना है जिसके अंतर्गत छोटे व्यवसाय और सूक्ष्म उद्यमों को बिना बड़ी गारंटी के ऋण उपलब्ध कराया जाता है, मतलब कि इसके लिए कोई ज्यादा प्रूफ नहीं लेता फिर भी ऋण देता है। इसका उद्देश्य स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है, अंडरस्टैंड। सो ये होता है आपका ये इस चैप्टर में हम लोगों ने ये समझ गया। अब हम लोग चलते हैं ये चैप्टर खत्म, दूसरा चैप्टर पे चलते हैं। इस खंड का अब ये लास्ट चैप्टर होने वाला है। सो ये चैप्टर आपका गैर वित्तीय संसाधन जुटाना, ठीक। क्या है ये, इसका क्या मतलब है, गैर वित्तीय संसाधन जुटाना। इसका मतलब ये है कि ये व्यवसाय के लिए ऐसे संसाधन की व्यवस्था करना है, इसमें गैर वित्तीय संसाधन में जिसमें जो धन दे, ठीक है, धन के रूप में नहीं, मतलब धन दे नहीं, धन के रूप में नहीं, बल्कि व्यवसाय को सफल बनाने के लिए मदद करे। तो यहाँ पे क्या है, गैर वित्तीय संसाधन में यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि आप पैसा ही दे के हमारा मदद करें, ठीक है। यहाँ पर पैसा ही दे के मदद नहीं मांग रहा है, मनी ही दे के नहीं। यहाँ पे जो मदद है वो है गैर वित्तीय संसाधन, है ना, इसमें पैसा नहीं, इसमें अ, इसमें चाहिए मानव संसाधन, परामर्श संसाधन और अन्य गैर वित्तीय संसाधन, ठीक है, ये सब चीज चाहिए। तो अब ये सब चीज अगर ना रहे तो फिर बेकार ही है ना। तो अब बताओ, अगर गैर वित्तीय संसाधन में मानव संसाधन अगर सपोर्ट करेगा तो क्या होगा, मानव संसाधन मतलब लोग उनका मदद करेंगे काम आगे बढ़ाने में, अगल बगल चर्चा करेंगे, अच्छा दुकान है, अच्छा है, यहाँ पे प्रोडक्ट अच्छा मिलते हैं, तो ये इस तरह से ये लोग जो अगर मदद करेंगे मानव संसाधन में, और उनके जो वर्कर्स है वो अच्छा से काम करेंगे, तो इनके जो टीम है वो अच्छा से काम करेंगे, तो ये मानव संसाधन हो गया, ठीक है। रिलेशंस में, रिश्तेदार में बोलेंगे, वो लोग अपना वित्त खुद जाके प्रमोशन करे अगल बगल, है ना। इस तरह से ये गैर वित्तीय संसाधन होगा, कौन, मानव संसाधन। उसके बाद परामर्श में हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे बातचीत करके सहायता की जाएगी, है ना, एक दूसरे से बात करके या फिर उनको राय देके कि ऐसा करो वैसा करो, फिर वो ये उनसे डिस्कस करेंगे, ऐसा करने से ऐसा होगा, वैसा करने से ऐसा होगा, ठीक है। अन्य गैर वित्तीय संसाधन क्या होंगे, यहाँ पे अन्य गैर वित्तीय संसाधन ये कि जो लोग उनके बिजनेस में अगर काम कर रहा है, ठीक है,
तो वो लोग उनको मदद करें, वो लोग क्या करें, मदद करें वो अपने तरफ से, और जो कस्टमर है, ठीक है, कस्टमर उनको मदद करे। जैसे कस्टमर आया, कस्टमर को सामान अच्छा लगा, तो वो कस्टमर क्या करे, दूसरे कस्टमर को भी बोले कि भाई वहाँ पे जो हम गए थे ना, बहुत अच्छा सामान था, बहुत मजा आया, बहुत कम रेट था। ये आपका इस तरह से हो जाता है, ठीक। तो अपने तरीके से मैं बताऊं तो गैर वित्तीय संसाधन आपको क्या समझना है, मानव संसाधन, ज्ञान व कौशल, है ना, तकनीक, मार्गदर्शन, नेटवर्किंग, है ना, और इसमें बुनियादी सुविधाएं जैसे कार्यालय, कार्यस्थल, बिजली, इंटरनेट, ये सब भी गैर वित्तीय संसाधन में आएंगे, ठीक। समझ में आ गया कि गैर वित्तीय संसाधन क्या है, गैर वित्तीय संसाधन जुटाना क्या है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें व्यवसाय के लिए आवश्यक मानव संसाधन, ज्ञान, कौशल, तकनीक, मार्गदर्शन, नेटवर्किंग तथा बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करना है। ये संसाधन व्यवसाय की सफलता और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे क्या समझे, मानव संसाधन समझ गए। मानव संसाधन में क्या आपने समझा कि यहाँ पे मानव संसाधन में वो है, वे लोग होते हैं जो, जैसे मान लो कि हमने फिर से मैं आपको बता दूं, जैसे मानव संसाधन में उनके कर्मचारी होंगे, प्रबंधक होंगे, विशेषज्ञ होंगे, सलाहकार हो सकते हैं, ठीक है, जो कुशल एवं प्रशिक्षित मानव संसाधन व्यवसाय की उत्पादकता और सफलता को बढ़ाते हैं। दूसरा मैंने जैसे यहाँ पर परामर्श की संसाधन, इसमें क्या, दूसरा जो था परामर्श की संसाधन, इसमें क्या भाई, तो यहाँ पे वे अनुभवी व्यक्ति या विशेषज्ञ होते हैं जो उद्यमियों को मार्गदर्शन करते हैं, सलाह देते हैं और आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं। इनके सहयोग से उद्यमी क्या करते हैं, बेहतर निर्णय ले सकते हैं और व्यावसायिक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और अन्य गैर वित्तीय संसाधन कौन भाई, इनमें जैसे कि तकनीक, ज्ञान, कौशल, नेटवर्किंग, बुनियादी सुविधाएं, व्यापारिक संपर्क आ जाएगा, सूचना संसाधन, ये सब आ जाएगा। अन्य गैर वित्तीय संसाधन क्या समझे, नेटवर्किंग, कौशल, प्रशिक्षण, बुनियादी, ये सब किस में आएंगे, अन्य गैर वित्तीय संसाधन, ठीक है। ये समझ में आ गया। इस तरह से ये आपका चैप्टर भी खत्म, ये इंपॉर्टेंट था इसमें, चैप्टर खत्म। चैप्टर खत्म के साथ हम लोग को लग रहा है ये ब्लॉक भी खत्म। चलिए दूसरा ब्लॉक स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमारा यहाँ पर स्टार्ट होता है खंड 4। खंड 4 क्या है, उद्यमिता तथा सूक्ष्म, लघु और अ, और मध्यम उद्यम, ठीक। तो यहाँ पे समझते हैं सबसे पहला चैप्टर उद्यमिता, विकास तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम। यही है 13 चैप्टर हमारा, उद्यमिता, विकास तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम। इसे समझिए, यहाँ पे क्या है इसका, देखो यहाँ पे उद्यमिता, विकास, इसमें क्या है, उद्यमिता विकास, इसका मतलब समझिए सबसे पहले, ये क्या है, उद्यमिता विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों में वह प्रक्रिया, ये सब ध्यान समझिए, उद्यमिता विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों में व्यवसाय शुरू करने, चलाने और विकसित करने की क्षमता विकसित की जाती है। इनमें से एमएसएमई के अकॉर्डिंग माइक्रो यानी कि छोटा, लघु एंड स्मॉल, सॉरी माइक्रो यानी कि सूक्ष्म, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, एंड स्मॉल मतलब लघु, एंड मध्यम मतलब मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है, उद्यम। तो यहाँ पे ये देखा जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये ऐसे उद्यम है जो आकार, निवेश और कारोबार के आधार पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणियों में आते हैं। जैसे जैसे ये समझिए, यहाँ पे हम सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि ये जो सूक्ष्म उद्यम जो है वो क्या है। तो सूक्ष्म उद्यम बहुत छोटे स्तर का व्यवसाय होता है, छोटे स्तर का बिजनेस होता है। इसमें कम पूंजी लगता है और कम लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है। जैसे इसमें हम मान सकते हैं चाय की दुकान, ये सूक्ष्म क्या है, माइक्रो उद्यम है। चाय की दुकान क्या है, माइक्रो उद्यम है, ठीक। चाय की दुकान, ब्यूटी पार्लर, दर्जी की दुकान, छोटी किराना दुकान, ये सब क्या है, सूक्ष्म उद्यम है। और दूसरा हम बात करें अगर लघु उद्यम की, तो वो क्या हो सकते हैं, लघु उद्यम की अगर बात करें स्टूडेंट्स, वो क्या हो सकते हैं, वो इनसे बड़ा होता है, इनसे थोड़ा बड़ा होता है। जैसे मान लो इसमें पूंजी तो लगता है लेकिन कमाई भी बहुत लगता है। इसमें मशीन भी चाहिए, इसमें कर्मचारी भी चाहिए। जैसे कि छोटी मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स होते हैं, जैसे मान लो कहीं बड़ा दुकान खोल लिया किराना का, तो उसमें लेबर्स का जरूरत पड़ जाएगा। कपड़ा का दुकान खोल लिया तो उसमें लेबर है ना, टीम चाहिए उनको, उनके लिए तो अच्छा सा सब चीज का व्यवस्था चाहिए, गाड़ी उड़ी चाहिए माल लाने के लिए, ठीक है।
और पैकेजिंग उद्योग हो गया, जो एक मतलब मीडियम सा कोचिंग सेंटर भी मान सकते हैं, स्कूल भी मान सकते हैं, ठीक है? जो छोटा मीडियम हो। उसके बाद आता है मध्यम मीडियम नहीं, लघु हो, और उसके बाद मध्यम। मध्यम में आ जाता है बड़ा-बड़ा इंडस्ट्रीज़ आ जाता है। इसमें क्या आता है, बड़ा-बड़ा इंडस्ट्रीज़, बड़ा उद्योग से, ठीक है? इसमें ज़्यादा ये नहीं कहे कि बहुत बड़ा, एक बड़ा समझ लो ना, एक अच्छा है जिसमें 1-2 लाख अच्छा इनकम आता हो, तो ये आपका उद्यम है, ठीक? इस तरह से आप लोगों ने तीनों उद्यम को समझा। तो यहाँ पे याद रखना, सूक्ष्म उद्यम बहुत छोटा, कम निवेश और कम कर्मचारी इसमें लगते हैं। लघु उद्यम में थोड़ा छोटा होता है, बट ये निवेश मीडियम लगता है, और कर्मचारी में भी थोड़ा-सा पहले से ज़्यादा लगता है, ठीक है? 1 के जगह 4 लग जाते हैं, 5 लग जाते हैं, इस तरह से। मध्यम उद्यम में थोड़ा-सा ये आकार इसका बड़ा होता है, इसमें निवेश भी ज़्यादा होता है और कमाई भी ज़्यादा होता है, प्रॉफ़िट भी ज़्यादा होता है और कर्मचारी भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये समझ में आ गया आपको, ठीक है? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग इस चैप्टर को छोड़ के नेक्स्ट चैप्टर जाते हैं। ये यही 3 चीज़ समझना था इसमें। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जा सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट, भारत में पारिवारिक व्यवसाय, मतलब कि फैमिली बिजनेस क्या होता है भारत में। तो यहाँ पे पारिवारिक व्यवसाय वो व्यवसाय होता है जिसका स्वामित्व, जो मालिक, प्रबंधन और नियंत्रण का एक ही परिवार के सदस्यों के हाथ में होता है। जैसे मान लो आपके घर में आपके पूरा फैमिली मिलकर एक बिजनेस करता है, जिसमें आपके पिताजी इसमें मालिक है, मतलब कि मालिक में ये है कि वो सब चीज को संभालते हैं, बिजनेस को, दुकान को, इनमें सबसे बड़ा प्रमुख है वो, ठीक है, गार्जियन, ठीक। तो ये व्यवसाय पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार के सदस्यों द्वारा संचालित होता है। जैसे मान लो अगर आप यादव हो या फिर ठाकुर हो, दर्जी हो, ठीक है, ठाकुर हो, मान लो आप ठाकुर हो, नाई हो, तो नाई हो, अगर सपोज दैट आप नाई हो, तो यहाँ पे क्या होता है, आपके जो पीढ़ीगत पीढ़ी चलने वाले व्यवसाय, इसमें क्या है कि भाई आप बिजनेस करते हो बाल दाढ़ी बनाने का, तो आपका जो आने वाला जनरेशन है वो भी यही काम कहीं ना कहीं कर लेता है। यहाँ पे क्या है कि जो अगर चाहे कि ना मुझे ये नहीं करना है, मुझे अच्छा कुछ करना है, मुझे जॉब करना है, सरकारी जॉब लेना है, तो वो उनसे आगे बढ़ सकते हैं। बट ये आपका क्या होता है, बिजनेस जो होता है वो फैमिली बिजनेस होता है, अंडरस्टैंड, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल जाता है। भारत में पारिवारिक जो व्यवसाय का जो बहुत बड़ा महत्व है, देश के अनेक बड़े और छोटे व्यवसाय परिवारों द्वारा ही क्या होता है, संचालित होते हैं, ठीक है। इन व्यवसाय में परिवार के सदस्य मिलकर क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं और व्यवसाय के विकास में योगदान देते हैं। और इसमें हम लोग आगे क्या समझें, इसमें आगे हम लोग जो समझेंगे ये समझेंगे, भारत में पारिवारिक व्यवसाय की प्रमुख विशेषता और लक्षण क्या है, ठीक है। तो आप पारिवारिक व्यवसाय तो समझ ही गए। इसके लक्षण की बात करें तो इसमें जो है व्यवसाय का स्वामित्व किसके पास होता है, परिवार के सदस्यों के पास होता है, ठीक है। इसके जो मालिक होते हैं कौन होते हैं, परिवार के कोई एक खास सदस्य होते हैं, ठीक है। मतलब ये समझो कि इसमें कोई एक प्रेशर वाला कुछ भी नहीं है, खास कोई भी गार्जियन है घर का, है ना। और दूसरा है इसमें पारिवारिक नियंत्रण एवं प्रबंधन, जो इसमें जो व्यवसाय होते हैं, ये व्यवसाय के महत्वपूर्ण निर्णय परिवार के सदस्य के, मतलब पूरा सदस्य मिलकर इसका निर्णय लेते हैं, ठीक है। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। आपसी विश्वास और सहयोग इससे बढ़ता है। ये जो बिजनेस होता है वो बहुत लंबे टाइम तक चल जाता है और इसमें बहुत अच्छा फायदा भी होता है। इसी के साथ अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसमें अगर, तो पारिवारिक व्यवसाय के एक प्रकार, यहाँ पे है पारिवारिक व्यवसाय के प्रकार कौन कौन से होंगे। एक तो होगा आपका पहला तो होगा एकल एकल स्वामित्व व्यवसाय, वे व्यवसाय। इसमें क्या है, इसमें व्यवसाय का इसमें जो है कि व्यवसाय का स्वामी एक ही व्यक्ति होता है। इसमें क्या होता है, एकल स्वामित्व में कोई एक व्यक्ति खास होते हैं, ऐसे घर का कोई जो एक हेड गार्जियंस बोल दो, ये वही व्यक्ति होते हैं जो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मालिक होते हैं, और प्रायः परिवार का एक सदस्य के द्वारा ही ये संचालन होता है। दूसरा इसमें आता है स्टूडेंट्स, दूसरा जो आता है साझेदारी व्यवसाय, ठीक है। मान लो एक बड़ा बिजनेस है जिसमें आपके चाचा लोग रहते हैं, बड़े पापा, चाचा, मामा, इस तरह से अगर परिवार के सदस्य मिलकर हैं और यहाँ पे सब मिलकर काम करेंगे और सब मिलकर इनका हाँ ये करेंगे, ठीक है।
सब मिलकर। तो इसमें मान लो 2 या 2 इसमें ज़्यादा नहीं, कम से कम तो 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर काम करते हैं, एक पार्टनरशिप बिज़नेस। तो अब देखो सॉरी मैंने ये गलत ये बोल दिया, मतलब इसमें ना 2 या 2 से अधिक ये कि जो पार्टनरशिप में होते हैं, जैसे फ्रेंड कोई ले लिया, गाँव समाज के कोई लोग ले लिया कि 2-3 लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो ये वो साझेदारी यानी पार्टनरशिप बिज़नेस होता है, ठीक है? और तीसरा जो होता है इसका स्टूडेंट्स, तीसरा होता है आपका संयुक्त संयुक्त जितने भी है संयुक्त परिवार व्यवसाय। तो इसमें क्या होता है, परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं ये सभी मिलकर काम करते हैं और सभी मिलकर इनका हिस्सा लेते हैं, ठीक है ना? उसके बाद चौथा इसमें क्या होता है, चौथा इसमें हम हमारा होता है पारिवारिक कंपनी। ठीक, तो क्या है इसमें, तो इस प्रकार के व्यवसाय में कंपनी के स्वामित्व और नियंत्रण मुख्य रूप से एक ही परिवार के पास होता है। तो ये बड़ा बड़ा अगर कोई कंपनी होता है तो इसका जो हेड होता है वो एक ही व्यक्ति होता है। तो ये है उनके प्रकार। तो ये समझ में आ गया आपका, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हमारा है लास्ट, ये है हमारा लास्ट सफलता की कहानी। देखो ये उद्यमी इस पूरा बुक को अब तक पढ़े, क्या क्या समझे, बताओ यहाँ बिजनेस करने के लिए सिखाया गया कैसे बिजनेस किया जाता है ना? तो देखो बिजनेस के बारे में इतना हम लोगों ने अभी तक सीखा पूरा वीडियो में। अब यहाँ पे एक लास्ट चैप्टर दिया सफलता की कहानी, मतलब कोई कोई ऐसा बिजनेसमैन होगा जो सफल हुए हैं लाइफ में, है ना, मेहनत करके स्ट्रगल करके सफल हुए, तो उन्हीं का यहाँ पर कहानी है। तो उन्हीं के बारे में तो अब क्या समझे, सफलता की कहानी उन उद्यमियों और व्यवसायियों की प्रेरणादायक कहानी होता है जिन्हें कठिन परिस्थितियों में और कठिन चुनौतियों के साथ भी उन्होंने संघर्ष किया और वो लाइफ में आगे बढ़ा। इसमें से जैसे मान लो धीरू भाई अंबानी, उन्होंने छोटे स्तर पर शुरुआत की थी और आगे चलकर क्या हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज को भारत की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया। और दूसरा अगर हम लोग माने तो दूसरा एन नारायण मूर्ति, ठीक है, एन आर नारायण मूर्ति। तो इसका क्या है भाई, उन्होंने सीमित संसाधनों के साथ क्या किया, इन्फोसिस की स्थापना की और आज विश्व की आईटी कंपनियों में गिनी जाता है। और भी है कई, और भी कई है, मतलब मान लो इसमें और भी क्या मान सकते हैं, हीरो मान सकते हैं, मतलब सलमान खान, शाहरुख खान, किसी का भी। इसमें क्या है कि किसी का भी स्टोरी देख लो कि या फिर कि बड़े बड़े बिजनेस बहुत, वो तो ये तो हीरो एक्टर हो गए, लेकिन बड़े बड़े जो बिजनेस है, टाटा हो गया, रतन टाटा, है ना, तो इन लोगों का कहानी देखो कि ये कैसे आगे बढ़ा। यही है सफलता कहानी कि कोई भी बिजनेस को स्टार्ट जो किया जाता है वो जीरो लेवल से किया जाता है, देन वो बहुत बड़ा बिजनेस बन जाता है, ठीक है। सो हम लोगों ने कंप्लीट सभी चैप्टर्स को देखा और आप लोग बहुत देर तक बने रहे, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और देखिए आप लोग इतना देर तक बने रहे होंगे ना, ज़रूर आप लोगों को मज़ा आया होगा, अच्छे से समझे होंगे। और देखिए आप लोग समझ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, देखिए लाइक कीजिएगा तो वीडियो ज़्यादा दूर तक जाएगा। कमेंट कीजिए, मज़ा आएगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, ठीक है? शेयर कर दीजिए। ठीक है, इसको क्या कीजिए भैया, शेयर कर दीजिए। उसके बाद वो ये जो आपका बीसीओ सोनेट 5 का पीडीएफ आप ले लीजिए, इस व्हाट्सएप नंबर में, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया जाएगा। और इसका जो वीडियो वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो इसका जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आंसर का वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाइए वीडियो भी देखिएगा और ये व्हाट्सएप में इनका पीडीएफ परचेज करिए, जो भी आपका सब्जेक्ट कोड है पीडीएफ आप जाकर व्हाट्सएप में परचेज कर लीजिए, बहुत ईजी लैंग्वेज में मिलेंगे। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय। जय श्री कृष्ण, बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।